चलिए तब शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए एक पहले, कन्वेक्शनल संवहन धारा जिसको बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। हेडिंग डालिए। तो आज मजे से पढ़ेंगे। कन्वेक्शनल डालिएगा, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और हिंदी में क्या लिखिएगा, संवहन, संवहन धारा। वैसे इंग्लिश में पहले जरूर लिखिएगा कन्वेक्शनल, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। कल वाला जो पार्ट है थोड़ा सा उसका रिकैप कर देता हूँ आप लोग को, ताकि थोड़ा इजी होता है, और उसके बाद फिर एक ही फ्लो में हम लोग खत्म कर दें। देखिए कभी कभी लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को टाइम पे वैसे आना है, ठीक है। बीच में लेट हो रहा है तो सब सोचते चलो अब 9:30 आते हैं, क्या फालतू में आकर खड़े रहेंगे, ठीक है। एक दो दिन वो क्लास में लेते समय फ्लो में थोड़ा हो ही जाता हूँ ना चाहते हुए। और फर्स्ट बैच में वैसे भी है कि थोड़ा सा उसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि अपना कुछ रिजल्ट भी हैं कुछ नहीं भी हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो हो जाता है। बाकी आप लोग कोशिश करेंगे कि टाइम पे आ जाए। तो पहले कल हमने क्या बताया था आप लोग को, कल कौन सा थ्योरी बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इधर मैं लिख दे रहा हूं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एक साथ समझेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था तो इसका मीनिंग क्या था, कॉन्टिनेंट का मूव करना, और मूव फास्ट की स्लो, स्लो। तो कॉन्टिनेंटल का मूवमेंट है स्लो है, और इसमें मैंने आपको बताया था 2-3 नाम, उस नाम में एक ही नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा, अल्फ्रेड वैगनर। और अल्फ्रेड वैगनर जो है, इन्होंने ये बताया, उसके लिए इन्होंने एविडेंस अपना दिया कि सर जो आज जहां पे है वो पहले कभी वहां पे था ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने क्या क्या नाम बताया था, एक पैंजिया वाला, कि पहले सिर्फ एक लैंडमास था और पानी था, मतलब पहले कुछ था ही नहीं, एक तो या तो भूमि या फिर क्या, पानी। तो जो जमीन वाला हिस्सा था उसको क्या बोल रहे थे, बोल लो, पैंजिया। और उसके अलावा जो था उसको क्या बोल रहे थे, एंथैलासा। बस दुनिया में दो ही चीज था, एक जमीन और दूसरा क्या, पानी। अब हुआ ये कि सर उसके बाद बीच में ये जब बीच में जो इसके क्रैक्स डेवलप हुए, उस क्रैक्स डेवलप हुए उसमें जो पानी जमा हुआ उसको बोलने लगे तेथिस। क्या बोलने लगे, तेथिस। अब तेथिस आ गया, तो तेथिस के कारण पैंजिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे, लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना। रिवाइज करके आओगे ना तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, समझ रहे हो, नहीं रिवाइज करके आओ मजा नहीं आएगा। तो लॉरेशिया और दूसरा है गोंडवाना। तो गोंडवाना का पार्ट इंडिया था कि लॉरेशिया का पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था। और सर एशिया किसका पार्ट था, लॉरेशिया का कि गोंडवाना का, लॉरेशिया का। तो एशिया पार्ट था लॉरेशिया का, और इंडिया पार्ट था किसका, गोंडवाना का। ये साफ जग जाहिर है कि इंडिया कभी भी उस समय एशिया का हिस्सा नहीं था। अब सर यहां तक बताने के बाद मैंने एविडेंस के लिए आपको बोला, तो उन्होंने एविडेंस अपना अपना दिया अल्फ्रेड वैगनर ने। पहला एविडेंस क्या था, जिग्सॉ फिट, जब फिट करके देखा तो सब फिट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था सर, उसके बाद उसने क्या किया, कार्बन डेटिंग से किया तो देखा कि एज क्या है, सेम है। तीसरा उन्होंने मेसोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेप्टाइल्स जैसा वहां पाया जा रहा था वैसे ही सेम है। फिर चौथा आपको क्या बोला था, एक बोला था टिलाई डिपॉजिट,
जो ग्लेशियर्स के कारण हुआ है, वो जो स्टेप्स बना है सेम एज इट इज वैसा ही है जैसे साउथ अमेरिकन वैसे अफ्रीकन। और लास्ट बोला था प्लेसर डिपॉजिट, जो नदी के कारण, याद है ना, नदी के कारण जो स्टेप्स बनते हैं उसको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, और जो ग्लेशियर्स के कारण उसको बोलते हैं टीलाई डिपॉजिट। अब आगे का जो थ्योरी है, मैंने बोला था कि अल्फ्रेड वेगनर ये बता नहीं पाए कि मूवमेंट हो रहा है, चलो ठीक है, क्यों हो रहा है, इसका वो कारण बता नहीं पाए। तो उन्होंने बस ये बताया कि हाँ ड्रिफ्ट होता है, सब मान भी गए कि हाँ ड्रिफ्ट है, लेकिन सर अब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका जवाब ये नहीं दे पाए, जो उनकी थ्योरी में इनका ड्रॉबैक्स रह गया। और उसी का जवाब हमको यहाँ पे मिला कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में। और इसमें सर दो बात याद रखिएगा, एक नाम जो मैंने आपको ये पहले बताया हूँ, आर्थर होम्स, और मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, तभी बोला था कि आर्थर होम्स ने बोला था कि धरती के अंदर टेम्परेचर ज्यादा इसलिए है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा है अंदर, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के चलते टेम्परेचर और क्या है, ज्यादा। तो आर्थर होम्स साहब ही थे जो 1930 में लगभग, हालांकि डेट आपको याद नहीं रखना है, डेट का अप्रोक्स अंदाजे से फायदा हो जाता है थोड़ा सा इंटरनेशनली वर्ल्ड वार और ये सब कनेक्ट करने के लिए। तो 19 और आईआर जगह रिवाइज कर लीजिएगा, पहले बोल दिया हूं, आईआर जो भी पढ़ाया हूं जहां तक रिवाइज कर लीजिएगा। 1930 तो 1930 में इन्होंने बताया कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण नीचे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, अरे है ना, तो बोलो प्रभु। आगे का ये 2 क्लास, मतलब 2 या 3 इस वीक का क्लास सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बाद आप जान जाओगे कि वोल्केनो आखिर इसी एरिया में क्यों आएगा। अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो इधर ही क्यों आएगा, आप एकदम मैप पे देख के बता दोगे यहाँ ज्वालामुखी आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए आने वाला 2-3 क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद आगे का भी क्लास जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा, लेकिन ये 2-3 क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये आर्थर होम्स ने दिया कौन सा थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल का मीनिंग है संवहन, हमको संवहन से मतलब नहीं है। करंट का मीनिंग पहले समझो, करंट मतलब क्या होता है बताओगे कोई, धारा। चलो ठीक है, करंट का मीनिंग होता है धारा, बोले वो ठीक है, फ्लो, बहाव, एक बहाव जिसमें, उसको क्या बोले, फ्लो। अब हम बोलते हैं करंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है वो, हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट का मीनिंग है रफ्तार, फ्लो, धारा। जब उसमें इलेक्ट्रॉन बहे तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जब उसमें अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रभाव, उसको करंट नाम अलग दे देंगे। तो कहने का मीनिंग है करंट जब भी बोलो उसका मीनिंग होता है फ्लो। अब उसमें मैंने बोला इसमें कन्वेक्शनल, जब मैग्मा फ्लो करे तो मैग्मा के फ्लो के कारण जो उसमें उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। लेकिन करंट का सिंपल मीनिंग क्या है, फ्लो। अरे सुन रहे हो सब, ठीक। अब ध्यान से समझो, मान के चलो मैं 2 बातें आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, तो इसीलिए इसको लिखने से पहले एक यहाँ पे हेडिंग डालना, एक तरफ डालना कन्वर्जेंट और दूसरी तरफ डालना डाइवर्जेंट, अपने कॉपी में डालो, तब आगे इसको बताएंगे। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इसको कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं, कन्वर्जेंस, ठीक है, और इसको डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। क्या है कैसे है समझ आते हैं, क्योंकि एक बार यहीं पे समझ गए तो काम हो गया, कन्वर्जेंस और दूसरा डाइवर्जेंस। चलिए हेडिंग डालिए, एक तरफ कन्वर्जेंस दूसरी तरफ डाइवर्जेंस। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में बार बार काम आएगा, मैंने ये फिर लास्ट तक कब चलेगा ये, इसीलिए पहले यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। पहले डाल लो, थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा लो। इसका मीनिंग सिंपल है, ये मान लो 2 प्लेट है कोई भी, ए और बी, या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक पे मान लो फोर्स इधर से लग रहा है और एक तरफ फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बहुत बचकानी क्वेश्चन है, देखते कौन कौन जवाब दे देता है। जवाब दे दो बस, अब मनहूसियत वाला नहीं रखना दिमाग, ठीक है, अलर्ट रहना, खा पी कहीं होगा हमको पता है, नहीं तो आते थे हम मनहूसियत छा जाता है एकदम से। अलर्ट रहा करो, थोड़ा हंसा रहा, मतलब हंसते रहा करो, हंसता हुआ पता है, चलो हरामखोर आदमी हंसता हुआ ठीक लगता है इसलिए हंसा करो। क्या बोलते हैं, स्माइल इज द म्यूजिक ऑफ लाइफ, तो बहुत सही बात है, ठीक है।
ध्यान रखा करो, इसलिए मनहूसियत ना फैलाएं, हमेशा जो है अलर्ट रहे। आपका पर्सनालिटी से हमेशा जानते हो अल्फा बीटा गामा निकलता रहता है। आप जैसे इंसान हो वैसे इंसान को ढूंढ लोगे, मनहूस आदमी तो मनहूस को ढूंढ लोगे, पक्का बात है सर। आप सोचो 100 आदमी के बीच में एक ही आदमी आपको क्यों मिला? 100 आदमी में 99 आदमी तो था, लेकिन वही क्यों मिला? आप उसी से क्यों बात किए? क्योंकि आप मनहूस थे, तो मनहूस मतलब ये अच्छे लोगों पे भी लागू है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छों को फाइंड आउट कर लेते हैं भीड़ में, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक हमेशा अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं दोनों को पर्सनालिटी से, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव रहने का सिंपल उदाहरण है कि जब आपको सीखने आ रहे तो ऐसे सोचिएगा सीखना है यार, ऐसे एकदम इस मूड में आइएगा, ऐसे सीखना है इस मूड में, सीखना है तो मजा आएगा, लाइफ में कंटिन्यू सीखते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, जो जवाब देगा उसको मिलेगा ही ना। वैसे भी आज काउंटिंग है, तो आज काउंटिंग है तो बहुत लोग आज माला वाला पहनेंगे। 2 बैल है, कितने बैल है? 2 बैल। अरे लड़का बैल होता वो अलग बात है, मतलब यहाँ मैं वाकई में 2 बैल की बात कर रहा हूँ। 2 बैल है और एक किसान है, और वो किसान उस दोनों बैलों को यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब काम खूब करवा लिया। काम करवाने के बाद लास्ट में उसको मतलब आया, तो जब देखा क्या कि एक बैल का मुंह जो है वो पूरब की तरफ है और दूसरे बैल का मुंह है पश्चिम की तरफ, और बीच में नाद रखा हुआ है। तो कैसे खाएगा वो? एकदम बच्चा वाला कुछ नहीं है। तो सुनना भी तो था। हम बोले एक बैल का मुंह पूरब की तरफ है, दूसरे बैल का मुंह पश्चिम की तरफ है, अब बीच में नाद रखा हुआ है, कैसे खाएगा वो? दोनों को साइड में खींचेगा, नाद बीच में आ जाएगा। क्या क्या? जिसका मतलब पश्चिम साइड में और पूरब साइड में है, दोनों को पीछे तरफ खींचेगा, नाद बीच में आ जाएगा। पूरब पश्चिम से कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में नाद दोनों खा सकते हैं। अब वो तो हम जानबूझ के ना बोले कि एक पूरब में है एक पश्चिम में है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। जो यहाँ बनाया हूँ मैं, इसका मुंह एक पूरब की तरफ है पश्चिम की तरफ, तो बीच में है तो खाएगा ना करेगा जी। अब तो मतलब ये बच्चा वाले को इसलिए पूछा हूँ कि कन्वर्जेंस समझ में आ जाएगा आपको। कन्वर्जेंस का सिंपल मीनिंग है जब 2 फोर्स एक ही तरफ लगता हो, 2 बल, मतलब इधर मैं हूं यहाँ पे, मैंने दोनों अपने हाथ स्प्रेड किए हुए हैं, एक आदमी मुझे इधर से धक्का दे रहा है और एक आदमी मुझे इधर से धक्का दे रहा है, तो एक कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? कन्वर्जेंस का सिंपल मीनिंग होता है जब दोनों फोर्स एक ही तरफ लगे, एक ही पॉइंट पे, मतलब कि इधर से भी इसी पे लग रहा है, इधर से भी इसी पे लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। चलिए यहां तक बुझाया। तो कन्वर्जेंस का सिंपल मीनिंग है दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे लगना चाहिए। अब उसके बाद है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में सिचुएशन ऐसा समझ लो, एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो डाइवर्जेंस में फोर्स दोनों दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है। तो जब पास आए तो सर कन्वर्जेंस, जब दूर जाए तो डाइवर्जेंस। अब कैसे याद रखोगे? डी मतलब दूर, दूर नहीं दूर नहीं तो दूर दूर करना शुरू कर दीजिएगा। डी मतलब दूर, मतलब डाइवर्जेंस मतलब क्या? याद रखिएगा, मैं मजाक में आपको बहुत बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसका काम पूरे फिजिकल ज्योग्राफी में है, और जितना भी विंड का डायरेक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे वेस्टर्न विंड, ईस्टर्ली विंड, वहां सब जगह यही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि डाइवर्जेंस के कारण क्या होगा क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए यहाँ पे दोनों लिख लीजिए। अब आप डेफिनेशन जरूर लिखिए पहले। जब 2 फोर्स बल, जब 2 बल पास आते हैं तो कन्वर्जेंस, when 2 forces comes together is convergence। जब 2 बल पास आएंगे तो when 2 force go away from each other, जब वो दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंस, जब 2 बल दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंस, बात खत्म। और सिंपल ये डायग्राम जो छोटा सा है इसको समझने के लिए जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि काम यही आने आया है, लिखा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला है। ठीक है जी। तो एक तरफ हो गया कन्वर्जेंस, दूसरी तरफ हो गया डाइवर्जेंस। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं एकदम। अब इस बात को ना एकदम जन्मों जन्मांतर तक दिमाग में रखिएगा, भूलने ना पाए। मतलब आपकी जब लास्ट डेथ हो, बॉडी जब हो, उस समय कोई आपको उठा कर थोड़ा देर पहले पूछे कन्वर्जेंस क्या होता है, तो आप बता के तभी मरे आप, समझ रहे? इस ढंग से दिमाग में बैठा लेना आपको, तब उसके बाद आप जाएं। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्लियर है। ए पार्ट जब हो दूर, मतलब दूर हो दोनों फोर्स अपने आप से, तो सर यहाँ। अब जानते हैं इसका लॉजिक क्यों इतना मैं थोड़ा सा
आपको बता रहा हूँ पीस पीस कर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे ना आपको कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सीधा मैं बोलूंगा विंड का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है और इसमें आपको बताना होता है ये कौन से विंड के कारण डाइवर्जेंस होगा और कौन से विंड के कारण कन्वर्जेंस होगा जिसके कारण साइक्लोन डेवलप होगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिमाग में आपको ये रखना है। अब आगे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको कल पढ़ाया था क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखो तीन नाम एक साथ बोल देता हूँ और एकदम दिमाग में पिक्चर बना लेना एज इट इज। पहला मैंने बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में अल्फ्रेड वेगनर साहब ने सिंपल बोल दिया कि देखो जी आज जहां पे है कॉन्टिनेंट वहां कभी था ही नहीं। तो पहले पेंजिया वाला सिचुएशन था, पेंथलसा था, टूटा, फिर लॉरेसिया गोंडवाना बना, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दो तीन चीज हुआ। क्या क्या कि सर इसका पार्ट ये उसका पार्ट ये, फिर उन्होंने प्रूफ दिया जिसमें जिग्सॉ फिट किया, फिर मेसोसोरस, फिर कार्बन डेटिंग से रॉक का निकाला, ग्लेशियर्स, रिवर सब देख लिया, प्रूव कर दिया, लेकिन ये बता नहीं पाए कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब इस मूवमेंट के लिए नया थ्योरी है जिसका नाम क्या है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखो दो वर्ड होता है, एक होता है कन्वेक्शन आप पढ़े होंगे और एक होता है कंडक्शन। एक कंडक्शन होता है, इंडक्शन नहीं, कंडक्शन। इंडक्शन जानते ही होंगे आप लोग। तो कंडक्शन का मीनिंग सिंपल होता है कि जब दो माध्यम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, दो माध्यम में, तब उसको कंडक्शन बोलते हैं। यहां पे हम सर सिर्फ कन्वेक्शन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर मैग्मा है और मैग्मा का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे मान लीजिए ये और ये, और आप लोग ध्यान से सोच के बताना अभी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होगा। तो मान लो ये रहा ए, दूसरा रहा बी, मैग्मा है तो मैग्मा का फ्लो सर आराम आराम से होगा ही होगा। लेट से मान लीजिए मैग्मा अपने हिसाब से फ्लो कर रही है, तो इधर भी कुछ मैग्मा अपना फ्लो कर रहा होगा। मतलब कि एक मैग्मा जब मूव करेगा फिर उसको खाली कर उस जगह को भरने के लिए फिर दूसरा आएगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन टाइप। तो महसूस करके आप बताना ये जो मैंने सिचुएशन बनाया है ये कन्वर्जेंस का है कि डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस का। ये चीज पकड़ना है बस, बारीक बारीक चीज। तो सर ये जो है ये डाइवर्जेंस का सिचुएशन है और इस डाइवर्जेंस के कारण क्या होगा ध्यान से समझना। मान लो अर्थ एक सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ अब मेरे भी दोनों हाथ है, मैंने बोला दोनों हाथ को, एक आदमी उधर खींच रहा है एक को और एक इधर खींच रहा है, तो ही मैंने बोला बीच में कहने गए तो फटेंगे अपन, अब क्रैक कहना डेवलप हुआ। सेम वैसे ही समझ लो ये अर्थ का हिस्सा है, दोनों अर्थ के हिस्से पहले एक साथ थे, लेकिन अब हुआ क्या, इधर एक अलग फोर्स लग रहा है, इधर जो खींच रहा है, और सर इधर एक अलग फोर्स लग रहा है। तो जब अलग अलग फोर्स लगेगा तो बीच में हल्का सा क्रैक डेवलप होगा, और जैसे ही क्रैक डेवलप होगा तो सर क्रैक डेवलप हुआ किसके कारण है और फोर्स लग किसके कारण रहा है, मैग्मा के कारण। क्योंकि मैग्मा ये जो मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, मैग्मा का मूवमेंट है। तो मैग्मा सर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहे हैं, उस मैग्मा के मूवमेंट के कारण उसमें क्या डेवलप हो रहा है, क्रैक। और इसीलिए यहां पे जाकर आप सुनिए ध्यान से, अगर मैग्मा के मूवमेंट के कारण क्रैक डेवलप हुआ तो दो चीज होंगी सर, जहां जहां डाइवर्जेंस है, अगर मैग्मा मूव करके यहां आ रहा है, मान लो ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है अपना, ये तो सर्कल एक साइकिल अपना रिपीट करेगा। भले ही मैग्मा इस जगह पे डाइवर्जेंस का सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा भी जगह होगा जहां पे मैग्मा कन्वर्जेंस का सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि साइकिल पूरा रिपीट कर रहा है। अरे है ना, वो तो अलग बात है ना कि यहाँ पे आते हुए इधर, यहाँ जाते हुए इधर, लेकिन फिर नीचे जिस पॉइंट पे भी आएगा कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज कर रहा होगा। तो हमारा सारा फोकस किस पे रखना है कि सर डाइवर्जेंस के कारण अगर किसी भी अर्थ में क्या हो गया, मान लो सिंपल कि सर क्रैक डेवलप हो गया। अब अगर क्रैक डेवलप हो गया तो एक बात तय है, नीचे मैग्मा ऑलरेडी क्या है, गर्म, और ये ऑलरेडी बता चुके हैं कौन, आर्थर होम्स। उन्होंने क्या बताया कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, और इतना टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, नीचे है। अब सर जब आप सोचो मैग्मा के मूवमेंट के कारण जब क्रैक डेवलप होगा तो नीचे से मैग्मा भी तो निकलना चाहेगा। अरे है ना, कब तक वो बर्दाश्त करेगा भाई, गर्मी जब होगा, आप समझ रहे हो, मतलब जब आप में लहर फूकेगा ना तो आप इनों को ढूंढवे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का लॉजिक सिंपल है कि अगर आप अर्थ के अंदर इतना सर पूरा सोचो उतना टेम्परेचर है कि हालत खराब है, और उसको एक जगह से स्पेस मिला है, आपको नहीं लगता पूरा बूम बूम करके ऊपर आएगा। अब सर एकदम जैसे बूम बूम करके ऊपर आएगा तो दो चीज है, ज्वालामुखी का सिचुएशन बन गया मानते हैं। अब जब ये नीचे आएगा तो सर ओशन में भी आने का चांस ज्यादा है। ओशन में आने के चांस ज्यादा इसलिए है क्योंकि सर दो बात, ओशन का पानी, अभी ध्यान, मतलब ओशन का पानी, या आप ऐसे समझो कि अर्थ के ऊपर ही तो ओशन है, और अर्थ के नीचे अगर क्रैक डेवलप हुआ है और उसके बाद इधर इधर उसके बाद जो ऊपर आया है, तो दो फायदे हैं सर, ध्यान से समझिएगा।
ओशन के आसपास आपको जो भी मिट्टी मिलेगी वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही मिलेगा। भाई लॉजिक सी बात है कि वहां आपको जो मिट्टी मिलेगी उतना हार्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी ने अपना काम तो हमेशा किया है। अब जो मिट्टी यहाँ मिल रहा है वो मिट्टी समुद्र के आसपास मिलेगा, वो तो पूरा क्या मिलेगा, धस धस मिलेगा टाइप, उस टाइप से। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि ओशन के आसपास का क्षेत्र, याद रखिएगा, जब वहां से अगर कुछ निकला है, क्योंकि पृथ्वी में क्रैक हुआ है, तो वहां कुछ ना कुछ एविडेंस तो होना चाहिए कि बेटा अगर क्रैक हुआ है तो कुछ निकला है, तो उसके कारण कुछ ना कुछ तो वहां पे बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि फिर लावा जब निकलेगा ऊपर, तो लावा निकलने के कारण फिर लावा क्या होगा, ठंडा होगा। लावा ठंडा होगा धीरे धीरे क्या होगा, हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो क्रैक डेवलप करेगा। अब इधर देखना, तो इन्होंने अपना पूरा थ्योरी का फोकस कहाँ रखा, मैग्मा के मूवमेंट पे। और मैग्मा के मूवमेंट पे बता दिया कि मैग्मा के मूवमेंट के कारण ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। मतलब कि कॉन्टिनेंट जो मूव करता है वो किसके कारण मूव करता है, मैग्मा के मूवमेंट के कारण। जो बता कौन नहीं पाए थे, अल्फ्रेड वेगनर। अब सर ये तो बता दिए, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अल्फ्रेड, कल का क्लास भी रिपीट करो, ध्यान से सुन लेना। मैंने बोला, मान लो कल मैंने आपको बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या, स्लो मूवमेंट, मूवमेंट काफी स्लो होता है। अब स्लो मूवमेंट हो रहा है, अल्फ्रेड वेगनर ने सिंपल बोला कि स्लो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि स्लो मूवमेंट क्यों हो रहा है। उसका जवाब कौन दिया, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने बोला मैग्मा के मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है जी। और उसने एविडेंस देने के लिए बताया कि जैसी सर उसमें होगा डाइवर्जेंस के कारण क्रैक डेवलप होगा, और क्रैक डेवलप होने के कारण क्या होगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन क्रैक डेवलप किसके कारण होगा, मैग्मा के कारण कि किसी और चीज के कारण, मैग्मा के कारण। और उसने ये भी बोल दिया कि नीचे मैग्मा गर्म इसलिए है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का थर्मल हीट काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण टेम्परेचर और काफी अत्यधिक होगा। ये बता दिया, ठीक, लोग मान भी गए, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात बोल रहा है बंदा। लेकिन सर एक और पार्टी थे जिनको इस बात से बहुत आपत्ति हो गई, और वो थे साहब हैरी हेस। ये कह रहा तुम लोग जमीन जमीन खेलेगा, हम पानी पानी खेलेगा। जब ये बोल दिया तुम ऐसा है कि क्रैक डेवलप हुआ है, और क्रैक डेवलप होने के कारण कुछ ना कुछ मैग्मा ऊपर आएगा, तो सर टॉर्च लेके पहुंचा है अटलांटिक ओशन में, सीधा छलांग मार दिया सर, बिना किसी पैराशूट के। पैराशूट का क्या जरूरत है ओशन में, सर बिना किसी स्विमिंग सूट के पहुंच गया। हैरियस वहां देखा कि यार वाकई में अर्थ जो ओशन के अंदर है वो क्रैक्स डेवलप है, और उसके अंदर एक चीजें जो है, जो लावा निकला है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताना, लावा जो निकला है तो लावा क्या होगा, लावा में वही सारे मिनरल्स बहुत सारे होंगे अलग अलग टाइप के। भाई आपको नहीं पता, ज्वालामुखी जब निकलता है उसके साथ मिनरल्स भी तो बहुत सारे निकलेंगे जब वो ठंडा जाता है। तो सर कहने का लॉजिक है कि जैसे ही निकलेगा मिनरल्स उसके अंदर से दो फायदे होंगे। मिनरल्स तो बहुत सारा मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ठंडाते जाएगा, मान लो पानी में निकला, ऐसा महसूस करो ऐसे कि पूरा समुंदर है, वीरान एकदम समुंदर दूर दूर तक, उसमें से बीच में से क्रैक डेवलप हुआ और लावा निकला है। अब वो लावा धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, तो आपको लगता है कि जब फ्लो तेज होगा लावा धीरे धीरे सेटल होगा, है ना, लेयर बाय लेयर। और आपको नहीं लगता कि फिर जब वो ठंडा होते जाएगा तो यही तो आइलैंड का निर्माण करेगा। अरे महसूस करो ना, पानी में से लावा निकाल रहा है, और वो लावा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, और ठंडा होते होते उसके बाद क्या हो गया, किस चीज का निर्माण कर लिया वो, आइलैंड का। और मैंने क्या बोला, आइलैंड क्या होता है, एक छोटा सा लैंड मास जो चारों तरफ किसी से घिरा हो, पानी से। अरे कुछ बुझा रहा है, पक्का। अभी देखना सर, अभी इतना मजा आएगा ना, मैं सोचा था कि आगे बताऊंगा लेकिन अभी ये बता देता हूँ। ये हैरी हेस बहुत तेज आदमी है सर। हैरी हेस जब पहुंचा, और जब पहुंचा तो ये सर समुद्र के अंदर और ओशन के अंदर छलांग लगाया, तो इसको पूरा एकदम प्रूफ दिख गया कि हाँ यार मैग्मा का मूवमेंट होता है, क्रैक डेवलप है, नीचे मिल गया हमको पूरा सुरंग। अभी आ गया, तो इसको सर ये इसके थ्योरी को हम लोग बोलने लगे ओशन, या सॉरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अच्छा एक और बात, आर्थर होम्स साहब ने बोल दिया कि एक साल में मात्र 1 ईयर में मात्र 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक बस होता है खाली अलगाव। 1 ईयर में लगभग 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कॉन्टिनेंट में मूवमेंट होता है, बस उतना हल्का सा, बस 1 मिलीमीटर समझ लो, लगभग मतलब क्या नेग्लिजिबल है। तो अगर 1 साल और 2 सालों में 1 मिलीमीटर हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि खिसकने में उसको, जो साउथ अमेरिका को अफ्रीका से अलग होने में कितना वक्त लगा होगा। अरे बुझा रहा है कुछ, जीवन का जीवन नहीं सर, जनरेशन का जनरेशन बीत गया होगा। इसीलिए मैं मैप आपको पढ़ा रहा था तो क्या बोल रहा था, चिंता मत करना, मैप का कॉपी फ्रेश एक जगह रखना मोटे कॉपी में। क्यों, क्योंकि जब तक अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपके आने वाले 100-1000 पीढ़ी तक उतना बड़ा चेंज होने वाला है नहीं। तो जो जहां वहां रहेगा अभी अफ्रीका, तो कंट्री वही रहेगा, तो आपको हेल्प करेगा, यानी कि आपके बेटा पोता
पर पोता, फिर उसके बाद जो भी होता है पता नहीं क्या क्या, पर पोता, छरनाना, फिर छरपो, जो भी है, मतलब आपको उतने दिनों तक उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगा मैप में। और मैप में जब तकलीफ नहीं होगा तो सर्वाइस बनने के लिए एकदम काबिल है, क्योंकि उसको हर जगह हेल्प करेगा। अब सुनो, क्या सुन रहे हो? जोर से बोले, सुनो। बहुत बढ़िया, इतना आप एकदम काम किया है। भगवान, घर पे ही रहते हो जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग अकेले बनाया करें, और नहीं बनाया करें तो ठंड का फायदा उठाया करें। रात में बनाए, सुबह खाएं, 2 टाइम खाए, 3 टाइम खाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गजब हाल है। मैं कितना रेडीमेड चीज तो आप लोग को आइडिया दे चुका हूँ। वो अलग बात है कि आइडिया देने के बाद आप लेते नहीं है, आप सोचते ही नहीं, बात जब तक वही बोला बोला। एक तुलसीदास का एक कहावत है कि तब तक खाओ कंठ भरी जाई, प्राण रहे चाहे जाए मतलब जितना अगर है उतना खा लोगे, पूरा यहाँ तक आ जाए, और सर भात मिलना चाहिए, और कुछ नहीं यार। और सब काम एक दिन आपको कुछ भी भात दाल बोलते हैं ना, 4 छिपा भीतर सब देवता पितर अब समझ रहे, जानते हैं आप लोग। तो उतना मत कहा करिए कि खाना है मतलब बस कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, चना उना रखिए, खाइए आराम से, फुला के रख दीजिए। फुलाने में बहुत किसी को कष्ट होता है। दो जन है रूममेट, तो कहता फुला दे भाई रात में, वो कह रहे गजब वाले, नहीं उससे उठा जा रहा है, नहीं इससे उठा जा रहा है। अकेले रहो तो कोई चांस नहीं है, भूख लगा तो खाना ही पड़ेगा। मैं भी अकेले रहा हूँ, बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास रीजन है, कुछ अच्छा कारण है, तो कष्ट हर कोई उठा लेता है। कारण सही होना चाहिए कि हम क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण सही रखो। इसलिए नहीं कि नहीं, अगर नहीं करना है तो क्यों, फिर नहीं पढ़ना है तो फिर क्यों रह रहे हो, चले जाओ घर, आराम से खाओ पियो, लेकिन जब आए हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों है। बहरहाल मैंने आपको 3 चीज फिर एक ही पैटर्न में बता दिया। 3 नाम बताना जा रहा, कौन कौन सा थ्योरी है, नाम बोलूंगा, आपको थ्योरी बताना है। अल्फ्रेड वेगनर, कौन सा थ्योरी? कॉन्टिनेंटल, पक्का। दूसरा हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है, देखो सी पहले समुद्र बनेगा, उसका फ्लोर स्प्रेड हो गया, फैला हो गया, तो क्या बनेगा? ओशन। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कौन दिया है? हैरी हेस। आर्थर होम्स ने कौन सा थ्योरी दिया? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। उसने ये बताया आर्थर होम्स ने कि आखिर मूवमेंट हो क्यों रहा है, मूवमेंट अगर है तो हो क्यों रहा, किस लिए हो रहा है, किसके कारण? मैग्मा के मूवमेंट के कारण। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये तीनों जगह नाम एक बार आपने खुद से लिख लो एक ही जगह पे। आर्थर होम्स, सॉरी पहला अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा आर्थर होम्स कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और तीसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस। ठीक है मालिक, ठीक है, आगे। सोचा तो था आप लोगों की 1-2 टर्म और है इसमें बताने का, पर सोच रहा हूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों को पढ़ा ही दो, पढ़ा ही देते हैं, क्या मतलब जीवन का नाम। सोचा था कि एक दिन और रुक के तब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन आ गए हैं आप लोग तो आज शुभारंभ कर देते हैं। जो लोग नहीं आए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको बचाए। चलो कल की बजाय आज ही कर लेते हैं। ये तीनों थ्योरी हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब आप हिंदी में, चूंकि जानबूझ के मैंने अभी आप लोग के कारण अभी हिंदी का जैसे एनसीईआरटी आपके सामने प्रस्तुत किया, नया वाला एनसीईआरटी में फायदा है, मतलब नया वाला अभी जो अपडेट किया, नया एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी नहीं, मतलब अपडेट में फायदा है कि थोड़ा सा टाइपिंग ठीक कर दिया है। पुराने वाले में थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा सा पुराना वाला है टाइप। तो जैसे इसमें क्या लिखा है, ओशन फ्लोर का हिंदी लिखा है महासागरीय अधस्थल, ठीक है जी। अब इसमें है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो इसमें आपको ठीक है हिंदी और इंग्लिश इसमें दे दिया है तो अच्छा ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चैप्टर नंबर 4 सुनो ध्यान से एक बार, चैप्टर नंबर 4 अब आपको पूरा का पूरा पढ़ जाना है, ठीक है जी, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको क्या क्या बता दें, हैरी हेस वाला, ठीक है। अब एक बार इसमें ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 इस क्लास के बाद आप पूरा का पूरा रीड करेंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर, अरे इसमें 5 नहीं है क्या, हिंदी वाला तो कुछ अलग ही है भाई, है
चलिए है तो ठीक। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से। तो सर हो गया। अब मैंने बोला आपको नॉर्मल, देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला है तो मैं बता देता हूँ। समुद्र के अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बोला। जब हैरी हेस अंदर गए तो हैरी हेस अंदर गए तो उन्होंने दो चीज देखा कि सर समुद्र के अंदर वो सारा का सारा जिसके कारण डाइवर्जेंस के कारण जो क्रैक डेवलप हुआ है, उस क्रैक डेवलप होने के कारण वहां पे वो दिख रहा है कि वहां से चीजें जो है मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी भी आप मुझे सोच के बताओ कि जहां पे एक बार अगर क्रैक डेवलप हो गया वहां पे ज्यादा वोल्केनो आने के चांस है कि कम? ज्यादा है, क्योंकि सर उसको आने के लिए पाथ तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, तो ज्यादा चांस है कि वहां से आने का। अब हमें आइडिया लगाना है वर्ल्ड मैप पे देख के कि कहां पे कैसा, कहां पे वोल्केनो आएगा, कहां पे वोल्केनो नहीं आएगा। और उसको देखने के लिए सर अब एक हेडिंग डालिएगा। इसमें दो टर्म मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसको मैं बता दूंगा। एक टर्म है पैलियोमैग्नेटिज्म, चलो बता ही देता हूं, छोड़ूंगा क्यों। तो इसको समझने के लिए आपको पीछे वाला मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तब बताऊंगा। बताना जरा, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर लिक्विड था कि सॉलिड था, पहले ये बताओ। आउटर कोर अरे जल्दी बताओ। आउटर कोर सॉलिड था ना? इनको लगता है आउटर कोर सॉलिड था, हाथ खड़े करें, हम देखना चाहेंगे एक बार। चलिए तो सर आउटर कोर मान लेते हैं, ये आपको ऊपर वाला मेंटल का पार्ट रहने दीजिए। आउटर कोर मान लेते हैं आपका क्या होगा, लिक्विड, और लोअर कोर जो है इनर कोर वो क्या है, सॉलिड। ये कुछ ऐसा समझ लो, आप जानते हो जैसे एक होता है लोहा को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के साथ बहुत ज्यादा देर तक रखोगे तो उसमें थोड़ा चुंबकीय बिहेवियर आ जाता है। जैसे कोई लोहा ले लो, आयरन, और उसमें लगातार बहुत देर तक खूब इलेक्ट्रिक करंट दो तो देखना धीरे धीरे उसके में क्या होगा कि थोड़ा सा मैग्नेट का व्यवहार आ जाएगा और वो किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। सुन पा रहे हो? लेकिन वो परमानेंट होगा कि टेम्पररी होगा? टेम्पररी होगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उसका अपना मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, खत्म। कुछ वैसा ही इधर समझो। ऐसा ही क्या समझो कि सर मान लो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है आपका इनर कोर और वो आउटर कोर, तो इनर कोर क्या है, सॉलिड है ना, और सर आउटर कोर क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड तो फ्लो कर ही सकता है, लिक्विड फ्लो नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है, इधर देखिए, जो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो क्या होता है, बीच में होता है सबसे पहले जिसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोइड। चिंता मत करना। तो प्रोटॉन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस। इतना तो आपको नहीं पता होगा तो चिंता मत करना, आगे आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। न्यूट्रल मतलब जीरो कभी मत कहिएगा, मैं पहले बोल दिया हूं आपको। गाड़ी चलाते हो, मैं ट्रैक्टर नहीं भाई, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टर भी चलाते हो तो क्या बुरी बात थोड़ी ना है, चलाना चाहिए। न्यूट्रल में क्या होता है, गाड़ी का जब न्यूट्रल होता है तो दोनों साइड बैलेंस होता है कि नहीं होता है, ना आगे जाता ना पीछे जाता, बैलेंस होता है। तो न्यूट्रल का मीनिंग याद रखिएगा हमेशा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब न्यूट्रल का मीनिंग है 5 प्लस में है तो 5 माइनस में है। देखो जीरो हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं, आप गलत भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन एग्जाम में वर्ड यूज नहीं करना है। एग्जाम में आपको न्यूट्रल का मीनिंग लिखना है कि जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तब इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब आप यहाँ समझिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ध्यान से समझना। आप सोचो एक ऐसा आदमी घूमते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या है, घूमते जा रहे हैं। अच्छा ये घूम रहा है तो कॉन्टिन्यूअस से घूमते घूमते बाहर क्या निकल रहा है। अगर आप बोले सिंपल समझिएगा प्लीज, ध्यान से समझाना। आज प्लेट टेक्टोनिक्स भी आज भी समझा दूंगा, आज ही, बहुत सही वक्त है आज। अब सर इसमें समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो मान के चलिए। अब देखिए इधर, जब जब ये मुड़ेगा, जब जब ये सोचेगा यहाँ से अब बाहर चले जाएं, उसको प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। फिर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश किया, अटके बोला औकात मेरा, फिर बाहर जाने की कोशिश किया, फिर औकात मेरा। तो इस तरीके से करते करते ये फोर्स लग रहा है, जिसको अलग अलग तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, केंद्र की तरफ, केंद्र के बाहर। तो लॉजिक नहीं है, सिंपल सा साइकिल का एग्जांपल है या बाइक का, घुमाना है अगर टर्निंग पे,
तेजी में गया स्टाइल में बंदा, देखते हैं ना बच्चे बहुत सारे तेज, तो मारा स्किप करके सीधा गया बाहर। आप समझ रहे हैं, बाइक वाले में वैसे होता है। और जो लोग को नहीं कंट्रोल में है तो दोनों पांव फैला दे, जा रहा है जा रहा है, और सर वो सर इधर से ऐसे चिल्लाते जाएगा, घंटी ना ब्रेक, जनता एक्सप्रेस। सीधा बोलेगा हट जा हट जा हट जा। अब सर वो क्या है, उसको तो कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, वो भागे जा रहा है अपना। लॉजिकली सेम। यहाँ देखो पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या है, अंदर तो सॉलिड है लेकिन बाहर मूवमेंट किस चीज का है, लिक्विड का। और लिक्विड में क्या है, ये देखो ध्यान से, लिक्विड अगर मूव कर रहा है तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा आ जाएगा कि सर इसमें भी एक तरीके का अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों में एक प्रॉपर्टी जैसा हम मान के चलेंगे जो बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि अंदर एक तरफ से मान लो सॉलिड है और ये फ्लो हो रहा है मान लो इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से, जबकि वो फ्लो है किस चीज का, मैग्मा का। तो कहने का लॉजिक सिंपल ऐसे समझ लेना आप कि बस इतना समझने के लिए ध्यान रखिएगा कि सर सॉलिड और लिक्विड में एक ऐसा अट्रैक्शन एक टेम्पररी बन जाता है जिसके कारण अगर बहुत ज्यादा इस पे कुछ रेडियो एक्टिव या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो खतरनाक हैं उसको ये रोक भी लेता है सोलर फ्लेयर्स को। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, तो अर्थ के आउटर कोर और इनर कोर का बीच में एक ऐसा प्रॉपर्टी बन जाता है जो मैग्नेट की तरह हो जाता है। और इसमें ये इसलिए बनता है क्योंकि सर ऊपर लिक्विड है और अंदर को इनर कोर क्या है, सॉलिड। और ये इस ढंग से पेश आने लगता है जैसे कि इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का व्यवहार आ गया हो। बस इतना दिमाग रखिएगा। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर इसमें मैग्नेट जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक तरफ नॉर्थ दूसरा तो क्या होगा, साउथ। जब हम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव। तो जो चार्ज आप पढ़ते होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे 11th या 12th में जो सिलेबस होता है, तो सिलेबस में आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन, अब सर जैसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम उसको उस पर अप्लाई करें तो क्या तरीका। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र तक उसका प्रभाव पड़ा रहे। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैग्नेट यहां रखे हो और इस मैग्नेट ए ने दूसरे लोहे को या मैग्नेट को ही अपने तरफ आकर्षित कर लिया, यानी कि इसका क्षमता यहां तक है, तो जिस क्षेत्र तक उसने अपना प्रभाव दिखाया वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम जिस क्षेत्र तक मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा लॉजिक है। बस फर्क क्या होगा, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ लिखते हैं और चार्ज में क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। नॉर्थ को क्या समझते हैं, प्लस, और साउथ को क्या समझते हैं, माइनस। कुछ बुझा रहा है। और सर ज्यादातर टीचर तो 11th 12th में अगर समझदार होते तो वही बोलते थे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड बस कुछ नहीं करना है, जहां प्लस है वहां नॉर्थ कर लेना और यहाँ जहां माइनस है वहां साउथ कर लेना, हो गया। उसके बाद तुम जानो। अब तो लॉजिकली सेम वैसा ही बिहेवियर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आ जाता है, इसी को बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना। दूसरा एक टर्म लिखना, अभी लिख के रख लो, खाली इस टर्म को लिख लो, रख लो। यहाँ मैंने लिखा है, इसका स्पेलिंग लिख लो, PALAEO। ये लिख के रख लो। और दूसरा एक लिखना मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, ये दो टर्म लिख लो पहले आराम से। अब एनसीईआरटी की बुक 1 मिनट खोलिए जल्दी से, 2 मिनट के लिए, तब उसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पे आएंगे। एनसीईआरटी का बुक नहीं तो पीडीएफ आपके पास है, जल्दी। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में कल जाकर पढ़े थे घर पे। उसमें चैप्टर 4 में देखिए
आपको जो पेज नंबर एक बार बता रहे हैं, जो इंग्लिश वालों के लिए है वो पेज नंबर है, एक बार आप देखेंगे पेज नंबर 32, ठीक है। टॉपिक है ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, और सॉरी 31 पे है ये शुरुआत में, 31 पे देखिए कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लिखा हुआ होगा, वहां से स्टार्ट करिएगा पढ़ना। 31 पे हिंदी वाले के लिए भी वहीं से होगा, दिखाइए एक मिनट, एक मिनट। चलिए एक बार उसको रीड करिएगा थोड़ा सा, अभी एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स को डिस्कस आज ही कर लेते हैं, इसमें थोड़ा पढ़ा देता हूँ और फिर चैप्टर 4 प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाने के बाद आपका इसमें मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट होगा चैप्टर 4 में। जो शॉर्ट टर्म्स बचेगा उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे, मतलब थिम्पटू के करीब अपन लोग पहुंच जाएंगे। तो रेडी हो सब, तो बोलो प्लेट टेक्टोनिक्स आज ही पढ़ा दें कि छोड़ दें? पढ़ा देना, बहुत बड़ी ये चाहिए मुझे एनर्जी, तो जोर से बोलो यस और नो। और देखो अभी क्या है, एक दो दिन डिस्टर्बेंस होते चलेगा, अभी ये महीना में डिस्टर्बेंस होते चलेगा, कारण देखो डिस्टर्बेंस हो उससे मतलब नहीं है, हमारा तो क्लास अपना चलता रहेगा कि बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा थोड़ा सिलेक्शन को लेकर, जैसे आज है तो आज उधर पूरा बैरिकेड वगैरह लगा के वो रखा है, काउंटिंग वाउंटिंग ऐसा है तो उसके लिए अलग है, तो आने जाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा ही होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो थीम 2 का भी हम आज पढ़ा देंगे जो प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बाद आपका मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि उसके बाद आपका शुरुआत अब हो गया है एकदम एक कदम आगे के लिए, और अब उसके बाद फटाफट एकदम जीवन में मजा आने लगेगा आपको हर चीज का, ज्योग्राफी और सब पढ़ने में, पॉलिटी भी। तो थोड़ा ध्यान रखते हैं और हेडिंग डालिए नेक्स्ट प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। और एनसीईआरटी वाला पढ़ लिए है ना, वो नहीं पढ़े हैं? चलिए मालिक लोग, तो देखिए जी शुरू करते हैं कहानी। देखिए मान लीजिए ये, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए ये हम मान लेते हैं लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर जब हम बोलते हैं तो लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड नहीं है? है, क्योंकि लिथोस्फीयर कहाँ है, 0 से 100 200 और क्रस्ट 0 से 34। अरे याद है ना? कोई बात है, नहीं याद होगा तो क्लास में मजा नहीं आएगा आपको। अब ध्यान से देखो, ये लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर में पूरा का पूरा भी मान लेते हैं लैंड मास है, पूरा का पूरा जमीन है, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं प्लेट 1।
हम मान लेते हैं कि एक प्लेट है, इस पूरे भूमि को क्या मान लिए, प्लेट। जैसे मान लो ऐसे समझो, साउथ अमेरिका, मैप में दिमाग में पिक्चर बनाओ कि मैप पे कहाँ है साउथ अमेरिका, बन गया पिक्चर। तो अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप है तो इस पे साउथ अमेरिका मान लो यहाँ है, ऊपर में क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो हम क्या, ऐसा सुन लो, ऐसा समझो कि साउथ अमेरिका एक प्लेट है पूरा, और ये प्लेट ओसनिक है कि कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल है। सर पहले समझ में आ रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या है, जमीन का भाग, तो महाद्वीप है, और महाद्वीप है तो पूरे महाद्वीप को एक प्लेट मान लिया। तो कहने का मीनिंग है कि सर प्लेट दो तरीके का होगा, एक होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, इस दुनिया में क्या है सर, सब मोह माया है, बस दो ही चीज है, क्या, या तो जमीन या नहीं तो पानी। तो एक हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरा हो गया ओसनिक प्लेट। और जब हम ओसनिक प्लेट बोलें तो ओसनिक प्लेट का सिंपल इस मत से मतलब है पानी। तो हम अटलांटिक ओशन को एक प्लेट मान सकते हैं। तो हम मान लिए कि एक प्लेट अटलांटिक ओशन हो गया, तो ये कॉन्टिनेंटल हुआ कि ओसनिक हुआ, ओसनिक। और एक प्लेट साउथ अमेरिका को मान लिए तो कॉन्टिनेंटल का ओसनिक, कॉन्टिनेंटल। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार चल रहे हैं आप। तो सवाल उठता है सर पहले इसका ना मतलब वो बताइए। तो प्लेट का मीनिंग पहले एक प्लेट याद रखिएगा। टेक्टोनिक्स का मीनिंग होता है मूवमेंट, और मैं यहाँ याद रखिए, यहाँ मैं स्लो मूवमेंट नहीं लिखा हूं, यहाँ मैं क्या लिखा हूं, मूवमेंट। वहां ड्रिफ्ट था, वो स्लो मूवमेंट था, यहाँ मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मूवमेंट। तो प्लेट का यहाँ पे मूवमेंट जो होगा बहुत ज्यादा स्लो नहीं होगा और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट ड्रिफ्ट से ज्यादा जरूर होगा, बस इतना याद रखना। ऐसा भी नहीं है कि एकदम खड़े हैं, एकदम क्या हुआ, प्लेट खसक के कहीं और चल गया। मतलब अपन सोच लो अब ये एशिया में 2 मिनट लगा पहुंच गए अफ्रीका में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ मूवमेंट ड्रिफ्ट से थोड़ा सा फास्ट जरूर होगा। यहाँ तक क्लियर है पहले? अरे सभी को बहुत बढ़िया, एकदम आराम से लाहे लाहे चलेंगे, मजा आने वाला है। अब ये जो आपने देख लिया कि सर ठीक है एक कॉन्टिनेंटल, दूसरा क्या हो गया, ओसनिक। एक तरीका समझना आराम से। अभी मैंने आपको दो टर्म बताया था, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब इस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को समझने के लिए कुछ वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे। तो पहले जो मैं अभी बोला हूं सिर्फ उसको आप समेट लीजिए 1 मिनट में। जो भी बोला हूं, टेक्टोनिक्स मतलब मूवमेंट, इसका दो टाइप, लिथोस्फेरिक प्लेट, साउथ अमेरिका को भी एक प्लेट मान सकते हैं और ओसनिक को भी एक प्लेट मान सकते हैं। बस अपना थोड़ा समेटिए 1 मिनट, फिर हम इसको पार्ट बाई पार्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम पूरा लूंगा मैं इसमें। समेट लीजिए, उसके बाद हम समेट देंगे नहीं तो। जबरदस्त आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसे ही पढ़ते रहिए। बस घर पे जाके थोड़ा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ठंड में कम से कम नहीं हो तो 7 दिन में कम से कम एक बार जरूर नहा लीजिएगा, समझे? ऐसा ना हो कि महीना महीना बीत जाए, ठीक है? पहले ही बोल देते हैं कि घर वाले पापा को बाद में बोलना पड़ जाए कि नहाइबा के कुछ चाहता इसलिए आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं तो वाला एक आदमी से पूछा कि ये बोलते कम ना कर, बहुत होली में तो नहा ले कहने का है कि थोड़ा सा रखा करिएगा, ठीक है? ऐसे दिमाग क्या ना एकदम बन जाता है पोपट टाइप का, आप उसी तरह से थॉट लेवल में चल जाएंगे जितना। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैं सप्ताह भर का टाइम दे दिया हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर नहा लीजिएगा, नहीं तो पता चले आसपास जो है गड़बड़ हुआ पड़ा है। पापा जब रूम में जाते करे बंद कर, रूम बंद कर। चलिए खैर, तो सर ये आपको हो गया। तो मैंने 2 प्लेट आपको बोला, एक बोला कॉन्टिनेंटल, दूसरा क्या बोला, ओसनिक। इसके बाद से एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, मैं आप ओसनिक और कॉन्टिनेंटल नहीं बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टिनेंटल को मैं सी लिखूंगा और ओसनिक प्लेट को शॉर्ट में ओ लिखूंगा। तो पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट को जब हम बोलेंगे तो सी से डिनोट करूंगा मैं और ओसनिक को किससे, ओ से। कुछ पॉसिबिलिटीज पे आते हैं, तो सर पॉसिबिलिटीज पे आते हैं तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कन्वर्जेंस और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं डाइवर्जेंस। एक तरफ कन्वर्जेंस, दूसरी तरफ क्या हो गया, डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अभी याद करो, थोड़ा देर पहले समझाने से पहले मैंने क्या बोला था, 2 प्लेट मान लो, ए और क्या, बी। तो अब आपको प्लेट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे कि सर क्या है,
एक ओशनिक, दूसरा क्या कॉन्टिनेंटल। अब पॉसिबिलिटीज देखिए, कन्वर्जेंस का तो मीनिंग सिंपल बा, है बा, सारा पॉसिबिलिटीज कहाँ जाएगा, प्लेट पे। तो पहला कंडीशन हम रखते हैं, सुनना ध्यान से, पहले समझ लेना प्लीज। कन्वर्जेंस है लेकिन पहला है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, मतलब ओशनिक प्लेट एक हो गया, दूसरा प्लेट क्या हो गया कॉन्टिनेंटल, और उन दोनों क्या है कन्वर्जेंस। पहले क्लियर है बात। दूसरा पॉसिबिलिटी भी तो हो सकता है कि सर ओशनिक ओशनिक मतलब दोनों प्लेट हमारा क्या है ओशन ओशन, कुछ बुझा रहा है। तो तीसरा पॉसिबिलिटी हिसाब से क्या हो सकता है, सी सी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, जोर से बोलते रहो, रिस्पॉन्ड करते रहो, नहीं तो जैसे बोले बुझा रहा है भाई तो मतलब अलग लेवल का पढ़ा, जब आप पढ़ाएंगे ना किसी को, देखिए मैं इसलिए इतना ज्यादा आपको बोलता हूँ, तो मेरे को फर्क पड़ता है ना, आप बहुत टीचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता घंटा, मैं अब गलत नहीं, मैं आप बोलना गलत मैं बोल रहा हूँ, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा एक फ्लो में अपना पढ़ा के निकल जाएगा। आप सो जगो मरो जियो उससे मतलब नहीं सर, मेरा सिंपल सा फंडा है ना, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, रेस्ट ले लो एक दिन, दूसरा दिन पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो एकदम पूरा चीर फाड़ के ऐसा एकदम, ये कांड नहीं होना चाहिए कि सर आगे बिना मन का आना है, तो सर वही मैंने बोला, इसीलिए मेरे को फर्क पड़ता है। आप नहीं समझो क्या करूंगा मैं पढ़ा के, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि अगर आप वही बोले कि नहीं भी आओ, जैसा नहीं पढ़ने मना बात, मुझे मतलब कोई ऐसा भी नहीं चाहिए कि आराम से हम रह लेंगे, हम आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन जब पढ़ाना है, जब पढ़ते हैं तो एकदम मजे से पढ़ना चाहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हंसाते खिलाते पुल्हाते पढ़ाना है, दिमाग में बैठाना है, तो खाली पैसा कमाना है तो बस सिलेबस पढ़ाइए। जानते हो वैसे टीचर क्या बोलते हैं, अरे इतना बकवास थोड़ी ना किया जाता है, खाली पढ़ाया जाए, हमको पता है, लेकिन आप इसलिए बकवास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा है कि बैच निपटाओ, दूसरा बैच आए, आगे बढ़ो। जब तक दिमाग में नहीं जाएगा तब तक क्या समझेगा सर, कोई नहीं समझेगा। लास्ट तक एक एक गधा बच्चा ना खाली मेरे क्लास में अलर्ट रहे तो सर उसको भी समझाएंगे, मजा उसी में है। 3 कंडीशन के अलावा कोई चौथा कंडीशन है तो कृपया बताएं। कोई बोलेगा कॉन्टिनेंटल ओशनिक, समझ में आ रहा है? तो सर यही पे बात वही है, या तो ओशन कॉन्टिनेंटल बोले या कॉन्टिनेंटल, हमको पता था इसका जवाब, इसलिए पहले दूसरा क्या ओशनिक ओशनिक और तीसरा है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज? नो सर। सर सेम पॉसिबिलिटीज डाइवर्जेंस में भी तो हो सकता है, लेकिन कौन सा एनर्जी है, एक बाहर इधर, अरे हाँ ना, तो सर ऐसा समझिएगा ध्यान से, तो अगर डाइवर्जेंस है एक इधर, इसमें भी सेम प्लेट, ओशनिक कॉन्टिनेंटल, दूसरा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, मतलब उसी में रख लो, और तीसरा ओशनिक, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझ मेरी बात आ रही है। अब हम पूरा एक 6 केस को पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस का पहले ये 3 केस, फिर डाइवर्जेंस का ये 3 केस। अब उसमें आप केस 1 बनाइए, पहले लिख लीजिए एक जगह, उसके बाद अलग से केस बनेगा, पहले इसी तरह से लिख लेना जरूरी है, नहीं तो उसका कुछ नहीं बुझाएगा। तब उसके बाद केस 1 बनाइएगा और जीवन का आनंद लीजिएगा। तो पहला केस 1 लिखिए, केस 1 लिखिएगा कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। पहला कैसे केस 1 लिखोगे, थोड़ा बड़ा लिखना भाई, कंजूसी वाला हाल मत कर देना। तो पहला केस, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का मीनिंग क्या है, प्लेट का मूवमेंट। तो पहला केस 1, और केस 1 में लिखना है आपको एक ही चीज, क्या, कन्वर्जेंस, और किसमें, बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंटल, कन्वर्जेंस बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, पहला केस 1। बहुत बढ़िया, मजाक बात तो है नहीं। अब आपसे कुछ पूछने वाला हूं मैंने आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट बताया था, है ना? तो ओशनिक क्रस्ट बना था किस चीज से, बता दो जरा, सियाल से कि सीमा से? जिसको जो लगता है सीमा हाथ खड़े करे, जिसको जो लगता है सियाल वो भी हाथ खड़े करे। तो सीमा से बोला था, और सीमा से आपको बोलने के कारण बोला था कि ओशनिक क्रस्ट हमेशा क्या होगा, यंगर होगा, क्योंकि सर जब तक क्रैक डेवलप नहीं होगा तब तक वाई नहीं होगा, और जब तक वाई नहीं होगा तो ओशनिक क्रस्ट हमेशा सर पहले मतलब वहीं कह रहे हैं। तो कहने का मीनिंग है, एक है कन्वर्जेंस
और उसमें भी एक है ओशनिक और क्या है कॉन्टिनेंटल। तो इधर ध्यान से देखिए, पहला प्लेट हम ले लेते हैं, मान लीजिए ओशनिक प्लेट, ओ ठीक है मालिक। दूसरा प्लेट इधर आइए, और दूसरा प्लेट में ले लेते हैं क्या, कौन सा प्लेट बोलो जल्दी, कॉन्टिनेंटल। इसमें थोड़ा फ्लो कर देते हैं पानी ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, किया क्या है। अब इधर देखो, इधर अगर हम ओशनिक प्लेट बोलें, ध्यान से समझिएगा, तो हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो समथिंग कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। अरे हाँ है ना। तो किसी न किसी एक को एक के तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे, सीधा सा हमारा आइडिया है। तो इसमें कॉन्टिनेंट जाएगा रिवर के तरफ कि पानी जाएगा कॉन्टिनेंट के तरफ। माने जाहिर सी बात है कि सर पानी ही फ्लो करके पहले जाएगा, क्योंकि पानी, अरे भाई सॉलिड ज्यादा जल्दी फ्लो करेगा कि लिक्विड, तो बोल मत देना सर सॉलिड। इधर देखिए, तो मान लो इधर समझना, ये इधर से फ्लो करा, इधर इधर जब पानी फ्लो करेगा बस समझना किनारे पे, किनारे पे, तो कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या है, लैंडमास। तो जब ये करेगा तो सर कुछ ना कुछ ये अंदर जाना चाहेगा। मतलब बारिश की पानी अगर हुई है तो बारिश का पानी धीरे धीरे गायब होता है, क्यों, क्योंकि जमीन के अंदर जा रहा है। अरे हाँ है ना, सोख लेगा ना एकदम से। तो सर कहने का लॉजिक क्या है, ये अगर कॉन्टिनेंटल प्लेस है, लैंडमास है, और इधर से पानी का फ्लो जब हो रहा है तो यहाँ पे भी धीरे धीरे कटाव शुरू होगा, कटाव शुरू होगा, धीरे धीरे अंदर क्या जाएगा, है ना। और सर जब पानी अंदर जाएगा, मैग्मा सबसे ज्यादा, मैंने बोला था एस्थीनोस्फीयर सबसे ज्यादा काम का चीज है, तो ये पानी अंदर जाते जाते पहुंच गया एस्थीनोस्फीयर में। कहां पहुंचा, और सर एस्थीनोस्फीयर में मैग्मा का मूवमेंट चलिए रहा है, पूरा गर्म तावा, गर्म चिंगारी है अंदर, उसमें एक बूंद पानी पर टप। आपको लगता है कि सर धुआं निकलेगा जबरदस्त, फील कर पा रहे हो कि सर पूरा कोयला ही कोयला एकदम लाल लाल जला हुआ है, और उसमें सिर्फ एक बूंद पानी पड़ा है, भाप तो निकलेगा जबरदस्त। अरे है ना, कुछ वैसा ही पानी जैसे ही अंदर गया, आप सोचो क्या जमीन एक बार से अंदर जाता क्या, नहीं, मतलब पहले तो सर अच्छा जितना अंदर पानी जाएगा उतना अंदर जमीन जा सकता है क्या, नहीं। तो सर पानी जैसे ही अंदर गया, अब आपको लगता है जैसे ही वेपर क्रिएट होगा तो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हुआ, और अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अब ऊपर जाके हीट करेगा, हीट करेगा नहीं करेगा। लेकिन एक बात समझिएगा जरा, ये नदी अगर है तो नदी के किनारे, नदी अपने साथ तो बहुत कुछ फ्लो करके लेके जाती ही है, तो बहुत कुछ तो यहाँ जमा करके रखेगी। अरे जमीन के किनारे है तो जमा तो करेगी ना जी, रेते मिनरल्स जो भी है अपने साथ जमा करेगी। कुछ समझ पा रहे, जैसे ही ये अंदर गया, जहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ ये सीधा निकलेगा। अब सर जैसी प्रेशर क्रिएट हुआ ऊपर आने की कोशिश किया, अब जो जो यहाँ चीज जमा था धीरे धीरे उठ नहीं जाएगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। और जब उठेगा तो सर ये तो पूरा ऊपर उठेगा एकदम सीधा तेजी में, और सर अब नीचे मैग्मा था लेकिन ऊपर अब बन के क्या है, लावा। अब लावा से धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ढेर तो बनेगा। अब ढेर जब बनता गया तो सर आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे वो लावा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण कर लेगा। और फोल्ड माउंटेन के लिए मैंने क्या बोला था, सिंपल ये पेज है, एक तरफ ये फोर्स लग रहा है, एक तरफ ये फोर्स, और मैं आपको बार बार पहले ही समझाया था, कन्वर्जेंस, बीच में जमा है मिट्टी का टीला की रिवर। कौन सा प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट को ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट ने जमा किया है भाई किनारे पे। भाई अरे यार पानी ही तो जमा करेगा किनारे पे, और किनारे पे कहने का मैंने क्या, जमीन पे। अब जमीन पे जमा करके रखा हुआ था, उसका सर पानी का डेंसिटी ज्यादा था, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर गया, जब अंदर गया तो एस्थीनोस्फीयर तक पहुंचा, फिर वहां पे वेपर बना, वेपर बन के उड़ा। जैसे उड़ा सर क्रिएट हुआ, यहाँ से सीधा उठा के लेके ऊपर जाएगा, ऊपर लेके चला गया, सेम यही चीज जमा था, इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स लगा, दोनों ऊपर चला गया। तो माउंटेन अभी जो बनेगा, कौन सा माउंटेन बनेगा, कौन सा माउंटेन, बहुत बढ़िया। अभी देखना, अभी थोड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से अभी और समझ लिए तो जीवन का आनंद आना शुरू हो गया है। अब इधर देखिए, और मजा आ रहा है तो जोर से बोले यस सुनो, समझ में। इधर ध्यान से देखो, इधर प्लीज ध्यान से निकल भाई, देखिए
ये प्लेट पूरा इधर इधर, ये पूरा साउथ अमेरिका का प्लेट मान लो सी, कॉन्टिनेंटल को ओशनिक, कॉन्टिनेंटल इधर इधर, ये पूरा पैसिफिक ओशन का प्लेट मान लो ओ। अरे कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, ओशनिक प्लेट गया, अब अंदर जाएगा ये, है ना, अंदर गया, यानी कि ओशनिक प्लेट के किनारे ये सब कुछ पेरू चिली सब कुछ है, यानी कि अपना ये पूरा सर जमाओ इसी के किनारे पे टीला जमा करेगा। अरे है ना, जैसे ही यहां से निकला सर एंडीज का निर्माण, और एंडीज में लिखवाया क्या था, एंडीज इज एग्जांपल ऑफ कोल्ड माउंटेन। अरे कुछ बुझा रहा है? तो फोल्ड माउंटेन यही क्यों बना, उसका रीजन है सर, कहीं और कभी नहीं बनेगा, वो बनेगा इधर ही, इसीलिए। और एंडीज ही बना, देखो 7 कंट्री से पास किया है सर। तो कुछ बुझा रहा है? तो सर दुनिया में जहां जहां भी फोल्ड माउंटेन बनेगा वहां पे एक कंडीशन जरूर है कि एक प्लेट ओशनिक होना चाहिए और दूसरा प्लेट कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जरा इधर पूरे मैप से संभाल लो अपने आप को, ये प्लेट अटलांटिक ओशनिक, ये प्लेट कॉन्टिनेंटल। सर फोल्ड माउंटेन यहाँ बनने का चांस है कि नहीं है? पूरा है सर? ओशनिक कॉन्टिनेंटल चांस है कि नहीं इधर बनने का? है। जाकर दुनिया में हर मैप पे देख लो, वहां पे सर जहां जहां एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल होगा, फोल्ड माउंटेन वही बनेगा। सिंपल सा लॉजिक। अरे कुछ बुझा रहा है? अब सर आपके दिमाग में मैं आपको क्या बोला हूं, बस खाली पेशेंस रखना, बस 3-4 महीना 6 महीना एक एक देख के बता दोगे, वोल्केनो यहीं पे क्यों आएगा, फोल्ड माउंटेन यहीं क्यों बनेगा, यहीं पे क्यों नहीं बनेगा, एक एक कारण पता चलेगा। तो सर पहला प्लेट ओशनिक, दूसरा प्लेट कॉन्टिनेंटल, कन्वर्जेंस, तो कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन। अब जरा लिखिए अपने, नहीं समझ में आया क्या? 3 बार पूछूंगा नहीं सर, 10 बार पूछूंगा मैं, जब तक दिमाग में नहीं जाता आप इरिटेट होकर नहीं बोले आ गया समझ सर आ गया, तब तक नहीं, क्योंकि माथा से निकलना नहीं चाहिए सर। और रटना है तो हमसे जितना दूरी बना के रखिएगा उतना ही ठीक है, क्योंकि रटने वाले आदमी को हम बहुत जल्दी काटना शुरू कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले समझ में आया? एकदम पूरा क्लियर कर, मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कुछ इसमें छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को भी अपन समझ लेंगे अच्छे से। तो फिर से बोल रहा हूं, यहाँ जो जमा हो गया है, डिपॉजिट जो जमा है, जो नदी ने जमा किया है, ओशनिक प्लेट ने जमा किया है, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन का मीनिंग है कि नदी ने जो जमा किया है अवसाद को, तो अवसाद एक जगह जमा हुआ है, सेडिमेंट्स, तो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ है उसी को बस एक दूसरा टर्म दे दिए, सेडिमेंट्स डिपॉजिट, तो जियोसिंक्लाइन। क्या बोल रहे हैं उसको? जियोसिंक्लाइन। जियो मतलब होता है उसका अर्थ का, और सिंक्लाइन मतलब उस पर पूरा एक तरीके से बन गया स्ट्रक्चर जमा होकर कॉनिकल, तो एक हो गया जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो
तो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। और याद रखिएगा एक और बात, फोल्ड माउंटेन को हम लोग वोल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं। जो फोल्ड माउंटेन है उसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा सा डायरेक्ट लावा से ही तो बना है। लावा पूरा निकला, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होते चला गया और तब बन गया उसके बाद। तो फोल्ड माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा। फोल्ड माउंटेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना। तो नीचे लिखना कि मैं एक लिखवा देता हूं, कंडीशन फॉर फोल्ड माउंटेन। पहला लिख, फोल्ड माउंटेन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। वैसे तो आप खुद से लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, कंडीशन फॉर फोल्ड माउंटेन लिख के और डैश डालना ऊपर में और पहला पॉइंट लिखना है। फर्स्ट, कन्वर्जेंस मस्ट बी देयर। क्योंकि जब तक कन्वर्जेंस होगा नहीं तब तक दो प्लेट आपस में आएंगे नहीं, तो फोल्ड माउंटेन बनने का चांस ही कहां से होगा। दूर जाएंगे तो फोल्ड माउंटेन बनेगा क्या, दूर जाने पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण कहां से होगा, तो दूर गया तो क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या बोला, फोल्ड माउंटेन बनने के लिए पहला बोला कन्वर्जेंस होना चाहिए। दूसरा, सेडिमेंट से ही बनेगा फोल्ड माउंटेन। सेडिमेंट यानी कि अवसाद, सेडिमेंट से ही बनेगा फोल्ड माउंटेन। अब सर अगर जमा ही नहीं किया रहेगा नदी वहां पे, तो कहां से अवसाद कहां से वो फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगा। तो सेडिमेंट यानी कि अवसाद से ही फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा, ठीक। तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेडिमेंट्स होना चाहिए। और तीसरी बात, प्लेट मस्ट बी ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। प्लेट जो है, एक प्लेट ओशनिक होना चाहिए और दूसरा प्लेट कॉन्टिनेंटल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा आराम से। तो वन प्लेट मस्ट बी कॉन्टिनेंटल, इन अदर प्लेट मस्ट बी ओशनिक प्लेट। यहां तक पूरा ठीक है जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट। अब इसमें आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो ध्यान से सिचुएशन को, और तब आपको समझ में आएगा। अब ऐसे महसूस करो कि फोल्ड माउंटेन के निर्माण के लिए अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो फोल्ड माउंटेन बनेगा क्या, सर दूर दूर जा रहा है, कहां से बनेगा, जमा जब तक हो रहा है तो बनेगा नहीं। तो पहला कंडीशन तो कन्वर्जेंस होना ही चाहिए। बिना कन्वर्जेंस का जब दोनों पास में आएंगे नहीं तो फोल्ड कहां से होगा। सुन पा रहे हो, याद रखना ये क्वेश्चन। अब जब जब कोई मैं माउंटेन अब बोलूंगा एंडीज इज ए फोल्ड माउंटेन, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एंडीज फोल्ड माउंटेन क्यों है, क्योंकि अब आपको पता है कि एक प्लेट ओशनिक हो दूसरा प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, तो आराम से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। और वो सर वहीं पे क्यों बना, क्योंकि प्रेशर वहीं क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद उसको ऊपर उठा के ले गया, जिसके कारण क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन। अब एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं बड़ा मजेदार, जो कि मजा आ जाएगा आपको। सर दुनिया में यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड में आपको दिखने को जिस तरह से मिल रहा है, हिमालय जो है ना, हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। किस चीज का एग्जांपल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लेकिन फोल्ड माउंटेन है लेकिन सबसे बड़ा कैसे हो गया भाई। अगर कन्वर्जेंस से ही सब कोई बना है और कन्वर्जेंस से ही अगर फोल्ड माउंटेन बनता है और हिमालय भी कन्वर्जेंस से ही हुआ है, तो हिमालय इतना बड़ा क्यों हो गया पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, अरे है ना, सब जब सेम ही है तो सर क्यों, मतलब ये कुछ वैसी ही बात हो गई कि सब लोग पढ़ रहे हो, मेरे ही पास पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, किसी का रैंक 1 आ गया, किसी का रैंक 2 आ गया, किसी का रैंक 10 आ गया। अब सर लॉजिकली कुछ ना कुछ तो सर है, और उसमें सर आपको समझना है। तो क्या समझना है, देखिए कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है, हिमालय के साथ सर आगे आपको थोड़ा सा अलग जिक्र करके बताऊंगा, हिमालय का डबल कन्वर्जेंस हुआ है। डबल कन्वर्जेंस मतलब पहले हिमालय जो था, पहले 1/2 बटा, इसको मैं अलग से बताऊंगा जरूर इसके आगे, लेकिन अभी समझना, जब पूछे तो ऐसे समझना कि आप ऐसे समझो कि 2 प्लेट था, अब एक प्लेट आया, उसके नीचे अंदर गया, उसके कारण सबडक्शन। ये क्या हुआ, सबडक्शन तो हो रहा है। सबडक्शन मतलब क्या होता है, डूब जाना। तो जो ये पानी था वो सर इसको मिट्टी के अंदर ये सबडक्ट हो गया, सबडक्ट हुआ।
जब सबडक्ट हुआ तभी तो प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर क्या निकला, सीधा दाएं से मैग्मा ऊपर लावा बन के निकल गया। अब सबडक्शन हुआ तो सेम आपको ही समझना है कि ये सेम कंडीशन है मान लो हिमालय में। बस हुआ क्या कि बीच में, चूंकि इंडिया पहले क्या बोला कि इंडिया पहले एशिया का हिस्सा तो था नहीं, अब है ना जी एशिया का हिस्सा। और सर आप देखोगे तो बिल्कुल इंडिया में, अगर आप उसके इंडिया के मैप पे हिमालय का देखोगे कैसे फैला हुआ है, तो ऐसे फैला हुआ है। ये मैंने बनाया हुआ भी है, देखो ये पूरा यूं जाके ऐसे आया हुआ है हिमालय, ये पूरा ऐसे यूं, ये मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा। तो सर ये पूरा ऐसे अगर आया हुआ है, पूरा हिमालय का पार्ट है। अब यहाँ से पूरा शिवालिक से सब कुछ ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे यूं आया है। अब ये ऐसे अगर आया है हिमालय का फ्लो, तो सर आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि ये सबसे हाई क्यों हो गया। ठीक, उसमें दो बार कन्वर्जेंस हुआ है। पहला, जब अगर मान लो इंडिया जो था, मैंने बोला कि वो इंडिया कभी भी पहले एशिया का हिस्सा नहीं था, तो सर मान लो यहाँ पे एक बार इंडिया का प्लेट मान लो, और सर इसके साथ साथ मान लो कि एक जो है पर्वत हिमालय का प्लेट मान लो। ध्यान से कुछ बातों को समझना। तो अभी के लिए बस इतना दिमाग में आप डाल लो कि सर हिमालय का एक बार कन्वर्ट, जैसे मान लो ये इंडिया का प्लेट में ओसनिक मान ले रहा हूँ, इसी चीज को ओसनिक प्लेट, ये अंदर गया, सबडक्ट हुआ, बन गया, निर्माण हुआ, यहाँ से एक बना, ये भी प्लेट लैंडमास ही मान लो कॉन्टिनेंटल। जब बन गया तो दोबारा फिर एक बार और दूसरा प्लेट आया, फिर टकराया, और टकराने के बाद फिर उसको और ऊपर कर दिया। मतलब कि कन्वर्जेंस एक बार होगी, दो बार। बस अभी के जस्ट इमेजिन कर लेना, बाकी इसको और आगे जाएंगे। तो पहला केस क्लियर है कि ओसनिक कॉन्टिनेंटल क्लियर होगा, ओसनिक अंदर जाएगा। अच्छा, मैंने ओसनिक को ही अंदर क्यों ले गया सर? कॉन्टिनेंटल इतना आसानी से थोड़ी नीचे चल जाएगा, ओसनिक ही इजीली चल जाएगा जिसका डेंसिटी ज्यादा हो। अब दूसरा कंडीशन लिखिए, सेकंड केस 2, कन्वर्जेंस बिटवीन ओशन एंड ओशन, यानी कि दूसरा प्लेट क्या होगा, ओसनिक प्लेट। केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या लिखोगे, ओसनिक प्लेट और ओसनिक प्लेट। ठीक है जनाब, अब कन्वर्जेंस करा रहे हैं कि डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस, तो ओसनिक और ओसनिक प्लेट। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको देखना है और समझना है कि सर कौन प्लेटवा अंदर जाएगा। यहाँ तो दोनों ओसने हैं, यानी कि दोनों पानी ही है, यहाँ जमीन का सवाल ही नहीं। अरे सुन रहे हो, पहले बोले हो जब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई है प्लेट टेक्टोनिक, इसलिए तो अलर्ट रही है अभी, नहीं तो ये जाएगा तो सब जाएगा, इसलिए पहले अलर्ट रहिए। तो सर ये ओसनिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ओसनिक। इधर देखना, मजेदार तरीके से सोच के देखो, इधर भी पानी इधर भी पानी, बट सर किसी पानी का कुछ ना कुछ थोड़ा ज्यादा या कम डेंसिटी तो जरूरी होगा यार। घनत्व तो किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम होगा, और अगर नहीं भी है तो हम मान के तो चल ही सकते हैं कि किसी एक का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो मान लीजिए हम इसका डेंसिटी ज्यादा मान लिए, तो यही पहले अंदर जाएगा, मतलब ये भारीपन ज्यादा है तो क्या जाएगा अंदर। तो हम मान लेते हैं कि सर इस प्लेट का डेंसिटी ज्यादा था, इसीलिए ओसन प्लेट होते हुए भी इस प्लेट के पानी अंदर गए, फिर अंदर जाएगा। अरे है ना? तो अब जब अंदर जाएगा तो ध्यान से समझना, सर ओसन है तो ओसन के किनारे ना जमा करेगा कोई चीज, बीच में थोड़ी जमा करेगा। नदी जो भी अपने साथ फ्लो करके जा रहा है तो किनारे जमा करते जाएगा, सीधे जा रहे हो अपना, है ना? तो सर यहाँ तो दोनों ओसन है, तो यहाँ जमा होने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, बस उसके साथ जो होगा होगा, बाकी तो कुछ उतना जमा हो पाएगा क्या, जितना जमा किनारे पे हो पाएगा। किनारे पे क्यों जमा हो जा रहा है सेडिमेंट्स? क्योंकि सर जब नदी फ्लो करेगी तो अपने साथ की चीजों को साइड करते चली जाएगी और सीधा जाएगी अपने, क्योंकि उसको नदी की फितरत क्या है, बहना, तो बहेगी। अब बहने में जो रुकावट आएगा सर, या तो उसको अपने में समाहित कर लेगी या उसको साइड करके आराम से अपने साइड में कर देगी। तो सर जैसे ही नीचे जाएगा, जाने के बाद फिर यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऊपर तो आएगा सर फिर, हाँ या ना? तो मैग्मा फिर ऊपर निकलना चाहेगा ही नहीं चाहेगा। लेकिन अब जब मैग्मा ऊपर निकलना चाहेगा तो उसको उतना कुछ तो नहीं मिला जितना वहां मिला था सर। ये तो अपने साथ अंदर, अभी ध्यान से समझना। अब क्या ये निकल के आया, अब सर पूरा का पूरा मैग्मा ऊपर आ गया, धीरे धीरे क्या मैग्मा बैठेगा, यानी कैसा समझो, पूरा पानी ही पानी था, उस पानी के बीच में से एक बूम फूटा ज्वालामुखी, और जब ज्वालामुखी फूटेगा तो सर अंदर से तो चीजें क्या है, बनती चली जाएंगी, और धीरे धीरे वो बैठेगा कहाँ, नदी में ही, किनारे थोड़ी चल जाएगा, वो नदी में बैठेगा, और धीरे धीरे जब नदी में बैठेगा तो बैठते बैठते क्या होगा, आइलैंड बन जाएगा, क्योंकि फिर वो ठंडा होगा ना। और तो सर देखो एक तरफ क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि अर्थ क्या करते हैं, अपने आप को बैलेंस, कहीं पे टूटेगा तो कहीं पे बनेगा,
ये बैलेंसिंग नेचर है अर्थ का। वो कहीं ना कहीं पे कोई चीज सबडक्ट होगा, डूब जाएगा, तो कहीं ना कोई चीज ऊपर आ जाएगा। अब आइलैंड बना सर, आप गांधी सेतु पुल तो लगभग सभी गए होंगे ना, पटना जो जाते हो तो गांधी सेतु मतलब पुल के अंदर नहीं, मतलब जो क्रॉस किए हो गया, तो वहां देखोगे अब आप धीरे धीरे उस नदी में क्या है, धीरे धीरे पूरा का रेत और रेत मिट्टी की मिट्टी बनाया शुरू किया। वो मैनमेड तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें भी उसी ढंग से यही प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है कि नीचे से उसको किसी तरीके से बुनाया जाता है बूम करके, और उसके बाद फिर रेत ही रेत इतना डाल देगा, इतना कंटिन्यूअस टाइम तक डालेगा कि धीरे धीरे पानी का मूवमेंट क्या हो जाए, स्लो। लेकिन यहाँ तो सर ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही अंदर गया ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद सर हैप्पी बर्थडे टू द आइलैंड। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो सर इधर आइलैंड बनने के लिए प्लेट क्या होना चाहिए, दोनों ओसनिक। आइए इधर लक्षद्वीप आइलैंड जानते हैं, इधर देखिए अंडमान भी जानते करते हैं। अब आप सोचिए कि सर अगर मालदीव्स है तो यहीं पे आइलैंड, यहीं पे क्यों है, पूरा समुद्र के बीच में, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है, ओसनिक ओसनिक। ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखो दोनों प्लेट क्या है, ओसनिक ओसनिक, तो सर ऑस्ट्रेलिया यही बनेगा। अब अपने इंडिया के हालात में अगर पास हो, जैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है ना, अब इसको लो थोड़ा और महसूस करो सर पूरे मैप पे, ये देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल रहा तो पूरे वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो सर चारों तरफ ओशन ही ओशन है, तो ओशन ओशन रहेगा, तो सर बे ऑफ बंगाल में ऐसा ही है। यहाँ पे जो आइलैंड आपको मिलेगा, जैसे इधर देखो, इधर श्रीलंका को देखो, इधर लक्षद्वीप को देखो, सर जितना सारा आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार है सब कुछ, वो तभी बना होगा जब ओशन और ओशन प्लेट था और कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस। फिर से बोलो, कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस। तो पूरे वर्ल्ड में देखो जरा आइलैंड्स को, जितना जितना आइलैंड्स लिखवाए हैं सब, चाहे वो आइसलैंड हो, चाहे वो इधर इसके आसपास, चाहे इंडिया के आसपास, आप जो भी देख लो, चाहे मनीला देख लो, चाहे आप इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, लक्षद्वीप देख लो, मतलब जितना सारा आइलैंड्स है, ये सब का सब आइलैंड तब बना होगा जब दोनों प्लेट ओसनिक ओसनिक होगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल होगी। चलिए बुझा रहा है? तो इस दुनिया में जहां जहां भी आइलैंड्स आप देखोगे तो आप पहले दिमाग में नहीं चलेगा आपके, यार ये आइलैंड बना कैसे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा प्लेट ओशन और ओसनिक था, नीचे गया ऊपर आया, हैप्पी बर्थडे टू द आइलैंड। तो इसलिए सर आइलैंड जब भी बनेगा तो इसलिए क्या बोलते हैं, एरिया सराउंडेड बाय 4 साइड्स ऑफ वाटर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बना ही वही है, प्रेशर वही क्रिएट हो वही बन गया। अब एक मुझे एक बात बताओ, इधर जहां जहां आइलैंड बना है क्यों बना हो, क्योंकि नीचे से ऊपर उठा है, आया है लावा, तो एक बार तो रास्ता क्लियर कर लिया है। अब आपको नहीं लगता कि जहां जहां ज्यादा आइलैंड होगा वहां वहां वोल्केनो आने के चांस ज्यादा है? अरे है ना? जापान देखिए सर, जापान में आमतौर पर हमेशा भूकंप अर्थक्वेक आते रहता है, हमेशा, कभी साइक्लोन कभी कुछ, क्यों? रास्ता क्लियर है, वहां ऑलरेडी वोल्केनो से बना हुआ है। हर आइलैंड इसीलिए भूकंप के खतरे में आता है, इसलिए हर आइलैंड हमेशा ज्वालामुखी के खतरे में आता है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा वोल्केनो आता है कि सर उसका पूरा फैल जाता है और जंगल के जंगल पूरे जल जाते हैं पूरा, क्योंकि सर वो जो लिखना है नीचे से मैग्मा, तो अभी पूरा सॉलिड नहीं है ना, तो क्या है सेमी सॉलिड, क्योंकि सर वही मेंटल स्टेनोस्फीयर से निकला है, और स्टेनोस्फीयर क्या है, सेमी सॉलिड, तो उसको तो फ्लो तो करेगा ना सर। आप सोचो, ऐसे महसूस करो लावा एकदम फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा पानी मिल गया तो ना सर बरका के राख कर देगा जंगल का जंगल। इसीलिए गर्मी के दिनों में सर आमतौर पे हर बार ऑस्ट्रेलिया में न्यूज आ जाता है एक विंड और उसने पूरा जंगल को ही जला दिया, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे आपके पास। तो सर सबसे ज्यादा कौन खतरे में है वोल्केनो और अर्थक्वेक के? जो आइलैंड के आसपास रह रहा है, जो आइलैंड पे रह रहा है। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? अब लोग रटते हैं यहाँ वोल्केनो यहाँ वोल्केनो। अब मैंने आपको 3 चीज बोला था, एक्टिव वोल्केनो पढ़ाया था, एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जहाँ आइलैंड्स वगैरह, और जहाँ जहाँ आइलैंड्स है सर आप वहीं पे हमेशा उसके मेजरमेंट को, उसको चीजों को ध्यान रखोगे। इसलिए जापान घर ऐसा बनाता है, उसको पता है कि घर तहस नहस होगा, इसलिए घर लकड़ियों का होता है, एक बार टूटा 2 मिनट में बनकर निर्माण कर लिया। इसलिए वहां पे घर कभी भी आपको बहुत बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि सर उनको पता है कि हम जिस स्टेट में हैं, जिस स्थिति में हो, हमको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। इसीलिए आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े कभी इंफ्रास्ट्रक्चर जापान की बात नहीं करेगा, बल्कि वहां पे ऑलरेडी जो भी नॉर्मल आदमी के घर होंगे सब वैसे ही होंगे, क्योंकि उनको उतना है नहीं। कुछ बुझा रहा है? अब जरा देखिए, इस हिसाब से जितने सारे वर्ल्ड के आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े, सबका लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से चीजों से बना होगा, कौन प्लेट, ओसनिक और ओसनिक। और सर सबसे ज्यादा, अब आप क्या रटते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा के लिए एक ही तरीका है, क्या?
आपको देख लेना है कि सर वो स्थिति कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे। अगर लोकेशन आपको समझ में आ गया, अब बताओ मुझे, आपको आइडिया भी लगाना होगा कि एक्टिव वोल्केनो कहाँ होगा, तो आइडिया नहीं लगा सकते आप, आराम से लगा लो एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, क्योंकि सर आपको ओसनिक प्लेट से समझ में आ गया, आराम से इजीली समझ में आ गया। अब सर केस 1 में मैंने बोला था कि जब प्लेट क्या हो, ओसनिक और कॉन्टिनेंटल हो, तो फोल्ड माउंटेन बनेगा कि सर कौन सा माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन। और जब दोनों प्लेट ओसनिक और ओसनिक हो, तो जब प्लेट एक ओसनिक और ओसनिक है, यहां से जो लावा निकलेगा, इस लावा के कारण जो निर्माण होगा, वो निर्माण हमेशा क्या होगा, आइलैंड का। इसीलिए आइलैंड का बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि कन्वर्जेंस होना चाहिए प्लस प्लेट दोनों क्या होना चाहिए, ओसनिक। और सर इसीलिए आइलैंड बन जाएगा, और आइलैंड जहां एक बार बन गया, वोल्केनो का चांस आने का चांस हो गया। अब आराम से आप याद रख सकते हैं, बात खत्म। अब आइए जरा थर्ड प्लेट, तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद थर्ड को हम आगे करेंगे। लिख लीजिए पहले खड़ा कर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन बनने की चांस है कि नहीं? चांस तो है सर, क्योंकि भाई देखो कन्वर्जेंस हुआ है, निकला है, तो चांस तो है ही, लेकिन वोल्केनिक माउंटेन से ज्यादा चांस किस चीज का है, आइलैंड का। तो हम अगर क्वेश्चन कभी पूछे आपसे कि ओशन में क्या बनेगा, तो ऐसे लिख लेना, वोल्केनिक माउंटेन प्लस आइलैंड, वोल्केनिक माउंटेन प्लस आइलैंड। और इस जगह पे बताओ मुझे, भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? तो सर हाई अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी। अब मेरे से मत पूछना कि अब पूरे दुनिया में कहां कहां भूकंप आता है, तो सर मैंने बोला हाई अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांस है। तो मुझे बताइए, रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ, क्या आपको आइडिया नहीं लग जाएगा कि कहां लगाना चाहिए? अब आपको आइडिया लग गया, और हमको क्या बोले थे कि पढ़ा लेने दो एक बार, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा खुद की रिएक्टर स्केल वही क्यों लगाया गया है। इसीलिए सर जितना भी रिएक्टर स्केल लगाया गया है, जितना भी सिस्मोग्राफी यूज करते हैं, वो इसी सब आइलैंड्स और आसपास के एरिया में यूज करेंगे। हाई अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी है सर। तो इंटरेस्टिंग तरीके से कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है सर। समझ में कुछ आ रहा है क्या? चलो जी, क्या क्या कंडीशन? हाँ वही लिख लीजिए, कंडीशन फॉर आइलैंड्स, कंडीशन फॉर आइलैंड, कंडीशन फॉर आइलैंड्स। तो कंडीशन फॉर आइलैंड्स में सर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे आइलैंड्स ओसनिक और ओसनिक से ही बने होंगे? सोच के बनाना, सोच के बताना। मतलब क्या ये जरूरी है कि ओसनिक ओसनिक और लावा के निकलने से ही आइलैंड्स बनेगा? ऐसा नहीं है, आइलैंड्स मैनमेड भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स मैनमेड भी होते हैं, उनको खुद हम क्रिएट करते हैं, कोई नेचुरल नहीं होता। लेकिन आमतौर पे आप दो बात को दिमाग में रखिएगा। पहले कंडीशन को लिख लो, पहला कंडीशन मस्ट बी कन्वर्जेंस। आइलैंड बनने के लिए पहले बात तो कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या क्या? हाँ दूसरा क्या लिखोगे, ओशनिक एंड ओसनिक प्लेट। बट ऐसा नहीं लिखोगे कि कंपल्सरी, लिखो वहां पर लिखोगे ओसनिक और ओसनिक प्लेट ओसनिक एंड ओसनिक प्लेट इज नेसेसरी ठीक है जी, ओसनिक एंड ओसनिक प्लेट इज नेसेसरी। अब एक कंडीशन मुझे बताना, क्या इधर देखो, एक मिनट रुक जाना फिर उसको लिखना। मान लो सर अंदर गया है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि सारा का सारा आइलैंड आपको दिखेगा? ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, कि कुछ पानी के अंदर ही रह गया है और धीरे धीरे क्या है सर, एक टाइम के बाद फिर वहां से लावा निकलता आ रहा है और धीरे धीरे उसको क्या करेगा, ऊपर करता जाएगा। तो जो भी आइलैंड जो पानी के अंदर है उसको बोलते हैं सी माउंट। याद करो, मैंने बोला इंडोनेशिया का राजधानी आपको बताया था क्या, नुसंतारा। और मैंने आपको क्या बोला था उससे पहले कि सर इंडोनेशिया का पहला राजधानी था जकार्ता, डूब गया। और इंडोनेशिया क्या है सर, पूरा का पूरा ओसनिक ओसनिक, देखो ध्यान से, वो भी तो क्या है, पूरा आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अरे है ना। तो सर इंडोनेशिया का एक डूबा, अच्छा वो जब तक नीचे था तब तक ठीक है, फिर धीरे धीरे सर प्रोसेस वहां बार बार आता गया, ऊपर आ गया। जैसे न्यूजीलैंड का सर एक है जीलैंडिया,
अब जी लैंड ये भी था सर, वो भी क्या हो गया, डूब गया। अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि ओसनिक प्लेट अगर नहीं रहता तो पॉसिबल था ही नहीं चांसेस, और सर एक बार अगर डूबा है तो वहां पे फिर निकलने का चांस है। तो जो भी चीज जैसे ऊपर लावा, इधर इधर कुछ लावा जो यहाँ से निकल रहा है, अगर उसमें इंटेंसिटी जिसमें बहुत ज्यादा रहेगा वो तो ऊपर आ जाएगा, और जिस किसी में तीव्रता थोड़ा कम होगा वो तो अंदर ही रुक जाएगा, थोड़ा ऊपर ही आके आया ना। तो जब हैरी हेस अगर गया होगा तो क्या वो देख के आइडिया नहीं लगा सकता कि मूवमेंट के कारण हुआ है और मूवमेंट के कारण लावा निकला है, आराम से उसको दिख रहा है, अरे है ना। और इसलिए जब हैरी हेस और ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है, ध्यान से समझना, तो नीचे जो है, जो पानी के जस्ट नीचे है, उसको बोलेंगे क्या, सी माउंट। जस्ट पानी के नीचे है, अभी जैसे ही पानी के ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइलैंड। तो सर दो तरीके हैं, सी माउंट मतलब अभी नीचे है, या तो पानी का लेवल कम हो गया तो दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, और या फिर वोल्केनो फिर एक बार और आया, स्पीड से उठाया, ऊपर लेके आ गया उसको, फिर टाइम लगा, सेटल हो गया, आइलैंड बन गया। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का लॉजिक क्या है सर, सिंपल, इस जगहों पे सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे। अब आप क्या है मतलब रट्टा मारते लोग, आपको क्या समझना है, इधर देखो, ये देखो, ये पैसिफिक ओशन जो ये अटलांटिक ओशन है, चाहे इसका पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, ओके, तो सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में कन्वर्जेंस होता है, सबसे ज्यादा कौन से ओशन में, पैसिफिक में। और पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि कन्वर्जेंस होगा, लावा निकलेगा, और लावा निकलेगा तो आइलैंड्स बनेंगे। और आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा आइलैंड्स पढ़ाए हैं, कोस्टा रिका, फिर देखो उसमें द आपको जमाइका, फिर उसमें द बहामास, क्यूबा, हवाना, ये सब क्या है सर, ये सब तो छोटे छोटे आइलैंड्स ही हैं। तो यहाँ पे इतना ना ज्यादा हमेशा लावा निकलते रहता है, और इस वजह से सर हर साल न्यूज में भूकंप का रहता ही रहता है। तो नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे आइलैंड्स कैसे बने होंगे, लावा निकलने से, और लावा निकलने से बनते हैं, तो सर अर्थक्वेक आने का भी यहाँ पे चांसेस क्या है, ज्यादा। तो रिएक्टर स्केल आप कहाँ लगाओगे, जहाँ पे ज्यादा चांस है, तो जापान, नॉर्थ अमेरिका, इन सब जगहों पे आप ज्यादा लगाएंगे, बात खत्म। कुछ बुझा रहा है? तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप देख के बता सकते हो कि सर यहाँ पे क्यों लगाएंगे, वहां क्यों नहीं लगाएंगे, बात खत्म। अच्छा पहले यहाँ तक कुछ समझ आया? बस लास्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, हालांकि एक बार और मैं बताऊंगा कल के क्लास में, अभी मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा, मैं बोला नेक्स्ट बैच वाला, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और बता के जा रहा हूँ, ये दिमाग में रख लो ताकि तीनों का पैटर्न यहीं पे बन जाए। अब उसको समझ जाओगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगा। तो सर पहला, नेक्स्ट एक बार केस 2 के बाद थोड़ा गैप छोड़ देना, इसमें थोड़ा गैप छोड़ देना, लगभग आधा पेज, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखवाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, केस 3 कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल, आप पहले से भी निकाल लो, अभी अब शुरू हो रहा है कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल। और ध्यान देना प्लीज, सभी अलर्ट रहना, और जो लोग हैं अभी एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। अभी थर्ड क्या लिखोगे, कॉन्टिनेंटल, कन्वर्जेंस चल रहा है कि डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस। यहां देखिएगा, थर्ड केस ईवी प्लेट है कॉन्टिनेंटल, और एक एवी प्लेट है, ईवी मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट क्या है जी, कॉन्टिनेंटल। अब इधर ध्यान से सुनना, अगर महसूस कर पा रहे हो तो प्लीज जोर से बोले, ऐसा नो, जोर से ऐसा नो। अब इधर देखो सर, ये कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल। अब मुझे बताना, दोनों में कन्वर्जेंस हो रहा है, तो दोनों प्लेट पास आएंगे तो टकराएंगे, है ना। समझना, जब टकराएंगे कुछ ऐसा समझो, ईंटे से ईंटे टकराए तो टूटेगा ईंटा, तो ईंटा का कनकी टूटेगा तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो सर ये भी तोड़ेगा। दोनों में से जो ज्यादा हेवी होगा वो एक दूसरे को तो तोड़ेगा। लेकिन मुझे इतना मत बताओ, जितना अंदर लिक्विड जाएगा उतना अंदर ही जा पाएगा क्या भाई? ये कहाँ सॉलिड है, ये सॉलिड, ये सॉलिड है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब सर सॉलिड है तो इतना अंदर जाएगा क्या? अच्छा, जब इतना अंदर जाएगा ही नहीं तो प्रेशर क्रिएट हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं। यानी कि जब प्रेशर ही नीचे से क्रिएट नहीं होगा तो काहे का मैग्मा, काहे का लावा? अरे कुछ बुझा रहे हैं? कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात तो तय है, जब प्लेट टकराएगा तो कंपन तो होगा, है ना। तो अर्थक्वेक तो जरूर होगा, लेकिन वोल्केनो होगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि वोल्केनो निकलने के लिए पहले कंडीशन है कि सर पानी अंदर तक जाके प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, और ये दोनों तो क्या है, बहुत सॉलिड।
और जब दोनों सॉलिड है तो मुझे बात बताओ, दोनों प्लेट सॉलिड है तो ना कोई इतना गहरा जाएगा ही नहीं कि प्रेशर क्रिएट करे, धुआं निकले और ऊपर है, तो फिर जल्दी से बताओ ज्वालामुखी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब जब ज्वालामुखी नहीं आएगा लेकिन भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अर्थक्वेक आएगा लेकिन ज्वालामुखी नहीं आएगा। तो सर इधर अगर प्लेट कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल हो, इसीलिए इधर हिमालय के क्षेत्र में भूकंप तो आता है लेकिन वहां पे वोल्केनो नहीं आता। इसीलिए हिमालय पर्वत पे सिर्फ और सिर्फ भूकंप सुनेंगे आप, लेकिन वहां पे आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि ज्वालामुखी निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब हिमालय का स्ट्रक्चर देखो, हिमालय खुद ऐसा, इंडिया का स्ट्रक्चर ये रहा। अरे सुन पा रहे हो सर? इंडिया पूरा क्या हो गया? सॉलिड, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट। अरे हाँ ना तो बोलो सर, उसके ऊपर भी जो भी है क्या होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब दो कॉन्टिनेंटल होगा तो काहे का वोल्केनो? इसीलिए हिमालय के क्षेत्र में आमतौर पे भूकंप, यही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, बहुत बार पूछा हुआ है। अधिकतर गधे रट के चल जाते हैं, वो घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन। अब वहां पे सीधा वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछेगा और उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन उठा के पूछेगा कि सर यहाँ पे अर्थक्वेक होगा कि नहीं होगा। अब सर अर्थक्वेक जब वहां पे होगा लेकिन वोल्केनो नहीं होगा, तो एक बात तो तय है कि बहुत ज्यादा हिमालय के अंदर मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका कोई दावा नहीं है, बट सर इंपॉर्टेंट है कि भूकंप आएगा। और इसलिए हिमालय के क्षेत्र में आमतौर पर भूकंप आता है, लेकिन कभी भी आपको ज्वालामुखी की न्यूज में सुनने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है? कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। बात खत्म। कुछ बुझाया? अब इस दुनिया में भूकंप कहाँ आएगा, ज्वालामुखी कहाँ आएगा, ये सब कुछ आपको आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आपको इतना क्लियर है कि कन्वर्जेंस क्या है और प्लेट क्या है। अब आप जब कभी ढूंढने जाओगे और सर समुद्र के किनारे भी नहीं होता है, पूरा का पूरा चारों तरफ एकदम समुद्र है और बीच में एक तरह का आइलैंड है, उस पर बैठकर रणबीर कपूर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो सर आपको समझना है कि किससे वो रणबीर कपूर खिंचवा, आपको क्या समझना है कि बेटा ओसनिक हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है, यहीं बना है, यहीं बैठ के ही फोटो खिंचवा रहा है। अरे है ना? तो जब आप घूमने जाओ तो सर आपको ये पता हो कि क्यों बना है, कैसे बना है। घूमने जाने के लिए नहीं कि चलो घूम लिया। तो आप जरा देखिए इधर, अब इस दुनिया में जहां जहां भूकंप नहीं आते हैं वहां वहां कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं गारंटीड के साथ। अब आप पूरे वर्ल्ड मैप पे जहां कहीं भी पूरे को देखोगे, अब दो चीज ध्यान रखो, ये अफ्रीका रहा और अफ्रीका, और ये रहा सऊदी अरबिया। ध्यान से समझो, इसके बीच में है एक यहाँ रेड सी, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो रेड सी को मान लो एक प्लेट मान लो ओसनिक और दूसरा प्लेट क्या मान लोगे? कॉन्टिनेंटल, सऊदी अरबिया वाला है ना। तो अगर एक ओसनिक मान रहे हो दूसरा कॉन्टिनेंटल मान रहे हो तो फोल्ड माउंटेन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर जाकर देख लीजिएगा, सऊदी अरबिया में आपको 1-2 फोल्ड माउंटेन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब अगर हम इस ओशन को छोड़ देते, पहले दोनों मिला हुआ था तो दोनों प्लेट क्या था? कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल था तो ना सऊदी अरबिया में ज्यादा भूकंप आता और ना ही सारी अफ्रीका में ज्यादा भूकंप आता। भूकंप तो आ सकता था लेकिन आपको वोल्केनो निकलने के चांस क्या हो जाते? 0। यानी कि सर अब ओवरऑल मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, फिर बाकी कल उसको कंटिन्यू करूंगा। तो पहले सुन लो ध्यान से। पहले आपको ध्यान में क्या रखना है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है? जब दो बल एक पास लगे, जैसे मैं हूं, मुझे भी कोई जैसे धक्का दे रहा है इधर से, ये हुआ क्या? कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है? कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। पहले यहां तक क्लियर? मैंने बोला 3 कंडीशन, 2 प्लेट ओसनिक और 1 प्लेट क्या? कॉन्टिनेंटल। तो पहला प्लेट अगर ओसनिक और कॉन्टिनेंटल है तो कौन सा माउंटेन बनेगा? अच्छा ये रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? महसूस करो, अरे ओसनिक है कॉन्टिनेंटल है, पानी अंदर तो जाएगा, जब पानी अंदर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल एक ओसनिक है तो जमा करके भी किनारे रखा रहेगा, तो क्या बन गया? फोल्ड माउंटेन। इसलिए एंडीज पर्वत वहीं पे इसलिए बना है क्योंकि सर वहीं पे ओसनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा पॉइंट, जब दोनों प्लेट क्या हो? ओसनिक और ओसनिक, तो एक दूसरे में कोई डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसका पानी अंदर यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ भी निकलेगा, लेकिन फर्क बस यहाँ होगा क्योंकि यहाँ कुछ जमा नहीं है तो यहाँ जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? आइलैंड। और प्लस उसके बाद आगे देखेंगे कि सर तीसरा कंडीशन हो गया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, इन दोनों में जब टकराएंगे तो टूट के अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, और जब अंदर जाएगा ही नहीं तो प्रेशर काहेगा क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो वोल्केनो ऊपर आएगा क्या? नहीं। जब वोल्केनो ऊपर नहीं आएगा तो सर एक ही चीज बचेगा, प्लेट के टकराने से कंपन तो होगा, तो भूकंप तो आएगा लेकिन ज्वालामुखी नहीं आएगा। चलो कुछ बुझाया? अब थोड़ा ना जाकर मैप सामने चिपका हुआ रहता है उसमें एहसास करना थोड़ा देख के, तब ना आपको मजा आएगा। और जितना फिजिकल में कराया हूं आपको, अब उन सारे एक्टिव वोल्केनो, चाहे कोटोपैक्सी चाहे डॉर्मेंट, आपको बताया था ना चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, एकोनकागुआ, वो सब जो आपको लिखवाया हूं, अब जाके देखना कि सर वो एक्टिव वोल्केनो वही क्यों।
क्योंकि जहां फोल्ड माउंटेन होगा वहां पे वोल्केनो का भी चांस ज्यादा है, क्योंकि फोल्ड माउंटेन तो बन गया, फोल्ड माउंटेन कैसे बना, नीचे से ऊपर उठा है, तो वहां पे रास्ता क्लियर है, तो वहां भी सर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो होगा। इसलिए आए दिन आपको सक्रिय ज्वालामुखी सुनने को मिल जाएगा, इसलिए कोटोपैक्सी हमेशा न्यूज में रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो सर आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एक्टिव वोल्केनो है कौन सा नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछेगी कोटोपैक्सी एक्टिव है कि डोर्मेंट, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अब जैसे ये पूछेगा तो सर आपको उस पर एहसास करना है कि अच्छा कहाँ है, पहले ये देख लो। आपको आइडिया है कि कोटोपैक्सी सर साउथ अमेरिका के यहाँ पे है। जैसे आपको आइडिया होगा कि अच्छा यहाँ एक तरफ पैसिफिक ओशन हो गया, ओशनिक कॉन्टिनेंटल, मतलब तय बात है कि यहाँ पे वोल्केनो आपको आमतौर पर मिलेगा तो एक्टिव हो जाएगा। और ये हर साल 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो आपको रटना नहीं है सर, फील कर लेना है जस्ट एज इट इज कि सर एक बार अगर एक्टिव वोल्केनो का काम हो गया काम खत्म। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो लॉजिकली आपको पूरे मैप पे दिमाग चलना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सर इस तरीके से अगर करोगे तो क्या रटना पड़ेगा बॉस? जोर से बोलो यस नो। यस सर, रटना पड़ जाएगा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग चलते फिरते घूमते, जहां कहीं भी घूमने, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ लोग कहीं थावे पहुंच जाएंगे, कुछ लोग जंगल में। सर फर्स्ट जनवरी के दिन तो पता नहीं पूरा जंगल में लोग बैठ के पिकनिक मना ले रहा है। पूरा फर्स्ट जनवरी के दिन अलग ही सिचुएशन होता है बिहार का, मतलब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, इतना डिफरेंट होता है कि जहां देखो उधर फर्स्ट जनवरी का। मैं आपको बताऊं फर्स्ट टाइम लाइफ में रहा था इधर और देखा था रोड के आसपास जितना जंगल है सब साफ हो गया और सब कई कई लोग बैठ के मतलब कुछ भी कर। क्या है सर कि इंडिया में पैसे भी उतने नहीं है, समझ रहे? इंडिया में जैसे लोग तो चाहते हैं लेकिन इंडिया में पैसे उतने हैं भी नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से है नहीं। तो अगर अब आप कभी क्या बोलते हैं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जाओगे तो आप उसका भी मजा लेते रहो। बाकी आप ये जरूर देख लो कि यहाँ पे वोल्केनो आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ ज्वालामुखी आएगा। इसीलिए आमतौर पे नदी और समुद्र के किनारे जो भी घर होंगे उतना ज्यादा स्टाइलिश नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बेटा यहाँ कब नीचे से भड़केगा कोई आइडिया नहीं है। कुछ समझ आया क्या? तो प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ तक, अभी आगे और भी है, इसमें बहुत चीज बचा हुआ है। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ ताकि दिमाग खुले। ऐसा महसूस हुआ दिमाग जिसको महसूस हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हर चीज को सामने एकदम पिक्चर चलना चाहिए, एकदम कहानी। फिजिकल जो नहीं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आधा बच्चे कहते हैं क्या मेरे पल्ले नहीं पड़ता सर। अरे सर अभी हमसे मिले नहीं हो आप, इतना पल्ले पढ़ा देंगे ना आपको एक एक चीज दिमाग में चले जाएगा, इसलिए परेशान ना हुआ करो। चलो तो मिलेंगे, एटलस निकाल लीजिए फिर आगे करना है। अगर जिनको जाने का है मन आराम से चले जाइएगा, बाकी यही लोग जो बचे हैं वो 11 बजे से वही लोग का न्यू बैच में हम करेंगे, ठीक है? बाकी जिनको जाना जा सकते हैं, ठीक है? और भी सारे हैं आज